एवरीवन, नमस्ते मैम। आज के इस 7 सेशन में आप सभी का स्वागत है। सेशन स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। ओके। So hello everyone, good evening. I hope this is my application is visible to you. Yes मैम। So tomorrow when we'll discuss the case, we will you all need to keep your videos on so that we can interact properly, as tomorrow will be the last session. Good evening all of you. Good evening. So tomorrow will be the last session, and we will talk face to face. So I request all of you to tomorrow, please just turn on your video on tomorrow, not today, so that I can see you all too, because this will be the, I don't know next time when we'll meet on the online platform, because we don't as you also, we are very much apart. Maximum of you are from North India, I guess, so much from South, so everybody is spread here and there. So I hope rarely it will be there will be any chance to meet physically. So just to see to whom I am teaching. Okay, so today menstrual disorders will, today I'm not very much well, so I'll be keeping off my video. So menstrual disorders के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब पेपर और पेन भी अपने पास रख लीजिए ना। स्क्रीनशॉट जब हम निकालते हैं, मतलब एक फिजियोलॉजी, एक मेंटालिटी होती है कि जब हम स्क्रीनशॉट्स निकालते हैं ना, तो हम उसको देखते नहीं पलट के, तो उसका कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो बेटर वे कि यू जस्ट मेक अ डायरी एंड यू जस्ट पॉइंट आउट द गुड थिंग्स, जो भी आपको लग रही है, जो भी काम की लग रही है, आप उसको लिखिए आपकी डायरी में, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में जैसे पीसीओएस, ओलिगोमेनोरिया, अनोवुलेशन, देन पीसीओ इंड्यूस्ड मेनोरेजिया, ऐसे कुछ केसेस जिसमें पीसीओ है और मेनोरेजिया है, देन इनफर्टिलिटी जो पीसीओएस इंड्यूस्ड है, एंड देन जो भी आयुर्वेदा, जो भी योनि व्यापक है जो इनफर्टिलिटी से अनट्रीटेड लीड्स टू इनफर्टिलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी योनि व्यापक ट्रीट करते हैं तो अल्टीमेटली वो इनफर्टिलिटी ही ठीक करते रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि इनफर्टिलिटी का ऐसा अलग से ऐसा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है। इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आज के सेशन में पीसीओएस रिलेटेड मैक्सिमम चीजें होगी। तो जब हम पीसीओएस सीखते हैं तो पीसीओएस में फिर अनोवुलेशन भी आ जाता है, और पीसीओएस में फिर स्कैंटी मेंसेस भी आ जाता है, ओबेसिटी भी आ जाता है, और पीसीओएस में मेनोरेजिया होता है तो वो भी आ जाता है। तो मैक्सिमम चीजें कवर होती है। ठीक है, तो पीसीओएस के बारे में अगर मैं बताऊं तो पीसीओएस जो है, जैसे वेस्टर्न साइंस इसको बोलता है कि दिस इज एंडोक्रिनोपैथी, जो है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। तो मोस्ट कॉमन एंडोक्रिनोपैथी है अमंग द रिप्रोडक्टिव एज वुमेन, emerging from complex interaction of strong genetic component and environmental factors as a consequence of sedentary and unhealthy eating habits. अगर आप हेतु देखें तो आगे हम देखेंगे प्रमेह के हेतु से भी इसका काफी मिलता जुलता होता है, इसलिए हम प्रमेह का चिकित्सा का एस्पेक्ट इस पे रखते हैं। दूसरा ये कि एक जेनेटिक भी इसका ओरिजिन माना जा सकता है, जेनेटिक भी है और ओलिगोजेनिक जिसे हम कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है। जैसे इन्होंने बोला कि पीसीओएस के अलग अलग थेरीज बन सकते हैं कि किस तरीके का रिलेशन है, हार्मोनल रिलेशन, तो अलग अलग थेरीज उसमें मिलती है। ऐसे कोई क्लियर कट ऐसा पीसीओएस का पूरा पैथोफिजियोलॉजी अभी भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर। ठीक है, देन राइजिंग एपिडेमिक इंसिडेंस, इंडिया में 5 में से एक जो है वुमेन, उनको एक वुमेन को पीसीओएस आपको यानी लेडी को देखने मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि द पैथोफिजियोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज नॉट वेरी मच क्लियर, इसलिए हमें थोड़ा सा वात पित्त का सहारा लेके ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दोषिक ट्रीटमेंट। तो प्रोग्नोसिस अगर हम देखें, ये बहुत लोग बोलते हैं कि पीसीओएस क्योर ही नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं मैं पीसीओएस 3 महीने में ठीक कर दिया। तो ये जो क्लेम्स होते हैं या फिर इस तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पीसीओएस को लेके, तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया पीसीओएस की ट्रीटमेंट ये दे दो, मेरे पास पीसीओएस की पेशेंट आई तो मैंने ये दिया। हाँ, बट पीसीओएस की पेशेंट आपके पास आई, लेकिन वो क्या चीज लेके आई, क्योंकि वो दुनिया भर के प्रॉब्लम्स अलग अलग लेके आ सकते हैं। इतनी रेंज है पीसीओएस के कंप्लेंट्स में कि सबसे पहले तो ओबीस पीसीओएस थी कि
लीन पीसीओएस, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो उसके हिसाब से तो पूरी ट्रीटमेंट ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में उसका मेन प्रॉब्लम अमेनोरिया था, ओलिगोमेनोरिया था, या फिर कोई पेशेंट सिर्फ हिरसुटिज्म लेके आ जाएगी, कोई पेशेंट सिर्फ हेयर फॉल और पिंपल्स लेके आ जाएगी, स्किन रिलेटेड इशू। तो कौन से टाइप आपके पास आई है पेशेंट, तो इसलिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका बहुत अलग अलग है। और थोड़ा सा उसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट लगता है पीसीओएस को, फॉलो अप लगता है पेशेंट का। ऐसा नहीं कि 1 महीना मेडिसिन दे दिए, 2 महीना दे दिए। पेशेंट को 6 महीने बाद भी आप, पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने के बाद रेगुलर 3 महीना उसको मेंसेस आने के बाद भी आपको यू नीड टू कॉल हर आफ्टर 6 मंथ्स वगैरह, उसको बता के रखना है कि ये लाइफस्टाइल और, क्योंकि देखिए जब हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हमें लाइफस्टाइल के बारे में तो पेशेंट को काउंसलिंग करना ही पड़ेगा। आपकी मेडिसिन कुछ ही परसेंट, 25% ही काम करेगी। पेशेंट ने लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया, फिर से उसका खराब सब हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को लाइफस्टाइल से रिलेटेड काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। इसलिए जो हमें पीसीओएस की पेशेंट दिखती है, जिस तरीके से क्लिनिक लेवल में हमारा चलता रहता है इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट को रिलीफ मिलना वगैरह वगैरह, ये सब इतना ही है। जो आइसबर्ग है ना, जो हमें ऊपर दिख रहा है, बस इतना ही हमें दिखता है। नीचे उसकी जड़ें और ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी ही उतनी कॉम्प्लेक्स है, पैथोफिजियोलॉजी। ओके, और बाकी भी चीजें ऑब्जर्व करें पेशेंट को। और भी कुछ चीज है क्या, जैसे मैं बहुत ही बार पेशेंट को कॉमनली क्वेश्चन पूछ देती हूँ कि अभी ये मेंस्ट्रुअल रिलेटेड छोड़ दो, तुम छोड़ दो कि तुम गायनिक ओपीडी में आए हो, तुम ये बताओ कि दूसरे क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम बताओगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पेशेंट तो एक ही है ना, उसके अलग अलग तो पार्ट है नहीं। तो हेड टू टो कोई भी प्रॉब्लम्स है, सबके बारे में सोचे, सबको नोट डाउन करें। ऐसा नहीं कि गायनिक की तो सिर्फ गायनिक रिलेटेड ही आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो पीसीओएस के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ना, पीसीओएस के आपको पेशेंट को भी बताने के लिए जरूरी है कि क्या क्या होगा पेशेंट में, या फिर हमने भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे या फिर कोई पेशेंट आपके पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आएगी, तो जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पेशेंट को रहेगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में आगे चल के लैंड हो सकती है पेशेंट, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हाइपरलिपिडेमिया, ये देखेंगे पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट्स में, स्पेशली जो ओबीज है ना, उसमें हाइपरलिपिडेमिया आपको मिलेगा, डिसलिपिडेमिया मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल के प्रोफाइल करेंगे तो लिपिड प्रोफाइल में सेंट्रल ओबेसिटी दिखेगी। ओबेसिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पेशेंट को दिखेगा। आप एब्डोमेन की अगर यूएसजी करवाते हैं पेशेंट की, तो फैटी लिवर आपको दिखेगा। ठीक है, तो फैटी लिवर ये भी बहुत कॉमन है। ऐसे नहीं कि पीसीओएस के पेशेंट में, ओबीज पेशेंट में तो मिलता है फैटी लिवर, बट पीसीओएस में भी एसोसिएटेड हो सकता है। देन जो डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपर, आगे चल के कंटिन्यूअस एंडोमेट्रियल लेयर बढ़ी रहने के कारण, पीसीओएस में हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट रहने के कारण एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांस बहुत बढ़ जाते हैं बाद के स्टेज में, जैसे मेनोपॉजल स्टेज में वगैरह। और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया भी रहता है, यानी जो थिक एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, तो थिक एंडोमेट्रियम रहता है। और उसी के कारण थोड़ा बहुत डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग भी होता रहता है। डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग यानी कभी स्पॉटिंग होना, कभी बीच में ब्लीडिंग हो जाना, साइकिल के बीच में हो जाना, यानी कुछ भी रेगुलर नहीं है उसमें। इस तरीके की ब्लीडिंग को हम डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग बोलते हैं, जिसका कोई खास कॉज भी समझ नहीं आता है। ठीक है, देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट को हो सकता है एंजाइटी के कारण बोलिए, या फिर जो भी नर्वस न्यूरोनल जो भी ओरिजिन इसके है, तो पेशेंट को नींद में ही ब्रेथलेसनेस जैसा, यानी सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। इस तरीके के भी कॉम्प्लिकेशन पीसीओएस में दिखते हैं। और मूड डिसऑर्डर, तो इनिशियली हम इसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, लेकिन बाद में एक सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज ये बन सकते हैं, मूड डिसऑर्डर्स लॉन्ग टर्म, अगर पीसीओएस अनट्रीटेड रहा, फिर अनकंट्रोल रहा तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपने पेशेंट को भी बताने हैं, आपने भी ध्यान में रखने हैं। और इसके बारे में भी थोड़ा फॉलोअप लेते रहना है कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। लीवर को देखते रहना है, सोनोग्राफी का फॉलोअप अगर कराते हैं तो लिपिड प्रोफाइल कराने की आदत डालना चाहिए पेशेंट में। तो ये सारी चीजें जरूरी, इंसुलिन पे ध्यान देना है, डायबिटीज पे ध्यान देना है, घर की हिस्ट्री लेनी है डायबिटीज के लिए, है ना। ठीक है, अब मैंने जैसे मेरे ख्याल से पहले या दूसरे लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हुए मैंने बताया था कि पीसीओएस को नाम को सीरियसली क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो नाम चेंज होते रहते। तो ये सारी लिस्ट है कि देखिए कैसे कैसे इसके नाम चेंज होते गए। तो अभी इसको मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट मैं जस्ट एक आपको भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले पीसीओएस का नाम स्किन लेवेंथल सिंड्रोम था 1935 में, क्योंकि इन लोगों ने उसको नोटिस किया था और डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका अलग अलग नामकरण हुआ है। ठीक है, और फिर पीसीओ, पीसीओडी, पीसीओ, तो अभी ये एक नाम हाइपर एंड्रोजेनिक पीओडीएस करके अभी उसका एक प्रपोज नाम है। कमिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है अलग अलग जो इसे डील करती है, उन्होंने ये नाम प्रपोज करके रखा है। तो ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि नाम को मत ये करिए, मॉडर्न में तो नाम चेंज होते रहेंगे,
कि जो जो चीजें दिखेगी, क्योंकि उनको तो कुछ भी प्रॉपर नहीं है। पहले बोलते थे कि ओबेसिटी क्राइटेरिया, अभी बोलते हैं कि ओबेसिटी क्राइटेरिया नहीं है पीसीओएस का। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मॉडर्न के जो पैरामीटर्स है उसको इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या दिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। और पीसीओएस की कोई भी फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होती है। ओके, अलग अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके। ठीक है, तो रोटेंडरम जो क्राइटेरिया है, आप रोटेडम क्राइटेरिया जो है उसको आप दे सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि एक तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म या फिर ओवेरियन डिसफंक्शन वगैरह, इसमें ज्यादा आप नहीं भी गए तो भी लिखना मुझे बताना जरूरी है। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज, तीन में से दो चीजें अगर हुई तो ये होगा आपका पीसीओएस होगा, है ना। हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओवेरियन डिसफंक्शन। ओवेरियन डिसफंक्शन है क्या एग्जैक्टली इसका क्या मतलब? जैसे मैं बोलूँ कि उसको ओवेरियन डिसफंक्शन है, इसका मतलब क्या है पेशेंट को? एनीवन? ओवेरियन डिसफंक्शन यानी ओवरी अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, तो व्हाट कैन बी दैट? दैट कैन बी अनओव्यूलेशन, राइट? अनओव्यूलेशन। effective for uh, हाँ, बेसिक, हाँ, कॉमनली या फॉलिकुलर जेनेसिस ना होना और अनओव्यूलेशन उसमें मिल जाएगा, है ना। तो ओवेरियन डिसफंक्शन यानी ओव्यूलेट ही नहीं हो रही ओवरी, तो अनओव्यूलेशन, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलिसिस्टिक ओवरीज, इनमें से दो भी चीजें अगर रहती है तो भी ओवरी, हाँ, कंसिडर करें भाई कि ये है पीसीओ। उसके बाद इस तरीके का आ गया क्राइटेरिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म को ऑप्शन में नहीं रख सकते, इसको रखना ही रखना है। तो ये दोनों में से एक को कैंसिल करो, यानी एक तो ओवेरियन डिसफंक्शन रहेगा पेशेंट को, या फिर पीसीओ रहेगा, या फिर दोनों रहेगा। लेकिन दोनों में से एक भी रहा तो भी हम पीसीओ कंसिडर करेंगे, पीसीओएस। लेकिन एचए जो हाइपर एंड्रोजेनिज्म है वो तो रहना ही है उसमें। इस तरीके के बाद में उसमें अमेंडमेंट्स आए, तो ये ऐसे अमेंडमेंट्स उसमें आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम उसमें देखेंगे लिस्ट में कि 4 टाइप के फिनोटाइप्स होते हैं पीसीओएस के। ठीक है, ये क्राइटेरिया एनआईएच का है 2012 का। तो जैसे फिनोटाइप ए, फिनोटाइप बी, फिनोटाइप सी और फिनोटाइप डी। ठीक है, ये जो ए वाला जो पीसीओएस होता है वो फुल ब्लोन सिंड्रोम होता है, जिसमें आपको हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी दिखेगा पेशेंट में, एंड्रोजन भी रहेगा बढ़े हुए, क्लिनिकली सिम्टम भी दिखेंगे, हिर्सुटिज्म, बायोकेमिकल करेंगे ब्लड टेस्ट तो उसमें भी आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए लगेंगे, ओवेरियन डिसफंक्शन भी दिखेगा आपको, उसका अनओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी साइकिल भी दिखेगी उसकी, और पीसीओ भी दिखेगा यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी रहेगी सोनोग्राफी। तो ये सारी चीजें उसको दिखेगी। उसके बाद नॉन पीसीओ करके एक पीसीओएस रहता है, मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं भी रहा तो उसको पीसीओएस बोल सकते हैं। तो नॉन पीसीओ एंड नॉन पॉलीसिस्टिक ओवरीज यानी फिनोटाइप बी में आता है वो, जिसमें सिर्फ हाइपर एंड्रोजेनिज्म रहेगा पेशेंट में और ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन रहेगा, ओवेरियन डिसफंक्शन। तो ये दोनों चीज रहेगी उसमें। आपको सोनोग्राफी करेंगे तो सोनोग्राफी नॉर्मल लगेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं हाइपर एंड्रोजन के सिम्टम में फिर अनओव्यूलेशन है और आप बस सोनोग्राफी कर लेंगे और उसमें नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को पीसीओएस नहीं है। आपको पीसीओएस पॉइंट ऑफ व्यू ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपर एंड्रोजेनिज्म है यहाँ। यानी ब्लड लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल लेवल से भी ज्यादा। देन फिनोटाइप सी में ओव्यूलेटरी बोलते हैं इसको, इसमें पीसीओ रहेगा और हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी इसमें ओव्यूलेशन रेगुलर होता है। यानी ऐसा भी पीसीओएस है कि जिसमें ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, बस एंड्रोजन लेवल बड़े हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको दिख रहे हैं, लेकिन पेशेंट क्या बोलेगी मेरे मेंसेस रेगुलर है, तो वो भी पीसीओएस का सी टाइप है। ओके, एंड देन फिनोटाइप डी एक होता है जो नॉन हाइपर एंड्रोजेनिक, जिसमें एंड्रोजन लेवल्स नॉर्मल होते हैं और क्लिनिकली भी पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता हिर्सुटिज्म वगैरह का, लेकिन पेशेंट को अनोव्यूलेशन रहेगा और उसके सोनोग्राफी में पीसीओ दिखेगा आपको, तो ये डी में आता है। तो इस तरीके के प्रेजेंटेशंस होते हैं पीसीओएस के, और जो ज्यादा दिखेगा ऑब्वियसली हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो मुझे बताइए, अब अननेसेसरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओव्यूलेटरी पीसीओएस है, पेशेंट का ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इसमें जबरदस्ती का लताकरण ये वो देने की जरूरत ही नहीं है ना। ओव्यूलेशन के लिए पीसीओएस में अभी आपके पास एमआर आते होंगे, प्रमोट करते होंगे, इससे ओव्यूलेशन होता है, पीसीओएस में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर ओव्यूलेशन वाली पेशेंट आ जाए तो आपको वो ड्रग क्यों देना है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है कि पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा प्रेजेंटेशन आपके पास है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए पेशेंट को।
डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में जैसे सोनोग्राफी तो करते ही, अल्ट्रासोनिक डायग्नोसिस है, लिपिड हाइपर एंड्रोजेनिज्म उसमें होना चाहिए, क्लिनिकल या फिर बायोकेमिकल। ठीक है, क्लिनिकली हिस्टोरिज्म वगैरह सब देखते हैं, बायोकेमिकल में ब्लड टेस्ट करते हैं। इंसुलिन हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस होता है, सीरम इंसुलिन लेवल बड़ी मिलती है कुछ कुछ पेशेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट है। और आजकल ये पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, बट इसका फास्टिंग सीरम इंसुलिन करवाइए पेशेंट का, आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारी चीज, अगर आप नहीं कराते होंगे तो फास्टिंग सीरम इंसुलिन करवाना चालू कर दीजिए। जो भी पीसीओएस के पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारे पेशेंट में बढ़ा हुआ रहता है, तो समझ लीजिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो आप थोड़ा प्रमेह पॉइंट ऑफ व्यू सोच सकते हैं। देन जो लैब है, हाँ, लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स थोड़े प्रैक्टिकल भी नहीं होते, हमेशा वेरिएबल आते रहते हैं, इसलिए क्लिनिकल चीजों पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये कैसे पता लगेगा आपको क्लिनिकली, अगर आपको नहीं करवाना है तो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स रहेगा, हम आगे उसकी फोटो देखेंगे। ठीक है, तो भी तभी तक किसी को ये क्या है, एनीबॉडी? एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स मैम स्किन फोल्ड्स का डार्क हो जाती है, दैट जैसे इज हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन। तो डार्क हो जाते हैं, करेक्ट। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स एक देखने मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि एक बहुत सारे फोल्ड्स पे होता है, मैक्सिमम नेक पे दिखता है, पेरिनियल रीजन पे दिखता है, थाइस में दिखता है ना, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करता है। स्किन टैग्स भी होते हैं पेशेंट को, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, ये ध्यान में आप रख सकते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज की दिखती है क्या, वो भी फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री लेते वक्त हम देख ही लेते हैं। बीएमआई भी पेशेंट का 25 के ऊपर रहा तो ज्यादा चांस होते हैं पीसीओएस होने के। और वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर आप लेते हैं तो मोर देन 80 सेंटीमीटर अगर है कटी प्रदेश का, उसका जो मेजरमेंट है, अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो भी पीसीओएस की तरफ वो डायग्नोसिस लेके जाता है। सीरम एचडीएल लेवल जो है, जो हाई डेंसिटी लिपिड जिसको हम बोलते हैं, जो इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो इसका भी लेवल थोड़ा कम रहता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। और जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन करके एक टेस्ट होती है, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह को बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है, जिससे उनका सीरम लेवल कम रहता है। लेकिन जब ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो सीरम सीरम जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ जाता है ना, तो इसका भी लेवल लो दिखेगा आपको। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन करके टेस्ट होती है। ठीक है, तो ये सारे रिस्क है पीसीओएस की तरफ ले जाने वाले। ठीक है, ओबेसिटी में बीएमआई मेजर करने की बहुत अच्छी आदत सबने रखनी चाहिए, आई होप सब ये प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन आपके पास बीएमआई का चार्ट क्लिनिक में रखना जरूरी है। होगा भी तो हम बहुत बार बहुत सारे पेशेंट होने की वजह से या फिर टाइम न होने की वजह से हम उतना कैलकुलेशन नहीं करते, बट एक हिस्ट्री में जैसे हम बीपी पल्स लेते हैं, वेट लेते हैं, उसी तरीके से बीएमआई लेना चाहिए। गायनिक में अगर आपको गायनिक की ट्रीटमेंट देनी है तो फॉलोअप आपको बीएमआई और वेट के बिना अच्छे से नहीं आएगा। आपका वेट पेशेंट का कम हो रहा है, बीएमआई नॉर्मल हो रहा है, इसी से आपको आपके ट्रीटमेंट का प्रोग्रेस समझ में आएगा। ठीक है, बीपी पल्स से तो ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इससे ज्यादा आएगा, है ना। तो इसलिए बीएमआई इस तरीके का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, ये भी देखिए इंडिया में क्या होता है। ठीक है, जनरली हम जो स्टैंडर्ड वेट होते हैं वो फॉरेन के बुक से पढ़ के उनके पैरामीटर्स पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन। तो ये तो पता ही होगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा छोटा होता है, कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में हम इंडिया में प्रैक्टिस करें तो इंडियन चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे बाहर आप देखेंगे तो मोर देन 30 का ओबीज में आता है, पर इंडिया में 25 से ऊपर ही ओबीज कंसिडर हो जाता है। इसके ये क्या है, एनीबॉडी? बॉडी फैट टाइप है, बॉडी शेप। बॉडी शेप है। तो मैम ये जो एप्पल ये वाली है pear इसमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, और जो पीयर शेप होती है इसमें हिप्स का एरिया लार्ज होता है। तो इसमें से नॉर्मल कौन सी है? मैम पीयर वाली मोर नॉर्मल है इन, जैसे अगर हम पैथोलॉजी वाइज देखें तो, क्योंकि अगर एप्पल वाली तो वही तो मतलब सेंट्रल ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं ज्यादा। हाँ, तो आप ये लेकिन किस में नॉर्मल होती है? ये नॉर्मल होती है कि सभी में नॉर्मल है ये? नहीं एप्पल मैम, वाली? कोई किसी किसी की नेचुरली भी एप्पल वाली हो सकती है मैम। नहीं नहीं नहीं, ये मेल में नॉर्मल है, हाँ ये मैम, फीमेल में नॉर्मल है। एंड ये जो एप्पल शेप जो ओबेसिटी है ये एंड्रोजेनिक ओबेसिटी है, इसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक ओबेसिटी। ये ओबेसिटी मेल में नॉर्मल है ना, और ये ओबेसिटी फीमेल में नॉर्मल है। यानी अगर इस तरीके की ओबेसिटी है पेशेंट की
तो अगर वेस्ट के नीचे का पोर्शन ज्यादा हेवी है तो वो ओबेसिटी है, नो डाउट वो स्थौल्य ही है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट करना है तो आप करिए, लेकिन वो एंड्रोजेनिक नहीं है, यानी वो एंड्रोजेंस के कारण नहीं है। लेकिन अगर उस लेडी पेशेंट में इस तरह की ओबेसिटी दिख रही है, लेडी पेशेंट में, क्योंकि मेल में तो नॉर्मल है, लेडी में अगर इस तरीके की दिख रही है तो ये है प्रॉपर ओबेसिटी, एंड्रोजेनिक ओबेसिटी, जो एंड्रोजेंस के कारण हो सकती है। और फिर इसकी उस तरीके से एंड्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू, पीसीओएस पॉइंट ऑफ व्यू ट्रीटमेंट इसकी जरूरी है हमें। ओके, तो दिस इज नॉर्मल ओबेसिटी। तो आप वेस्ट लाइन देख के, पेशेंट को देख के भी बहुत बार आप इस तरीके से भी देखना शुरू कर दीजिए, आपसे आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है जब हम इस तरीके से ऑब्जर्व, पेशेंट के एंट्री पे ही आपको समझ में आ जाएगा, बैठने पे, फिर एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट उठते है तब ही आप पहले तो ऑब्जर्व कर लीजिए कि किस तरीके की ओबेसिटी पेशेंट की है, ठीक है। तो उससे तो बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं क्लिनिकली, ये बहुत एक ब्यूटीफुल क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है। सो यू कैन सी एप्पल शेप इस तरीके की होती है, जैसे वेस्ट लाइन है, ठीक है। देखिए फीमेल में एप्पल शेप ओबेसिटी है, अबव वेस्ट लाइन, मोर वेट अबव वेस्ट लाइन, और फीमेल का इनका भी वेट है, इसका भी, बट below waistline. So below waistline, if it is more weight, then it is pear shaped. It is non-androgenic obesity. ठीक है, नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, बट एंड्रोजन इंड्यूस नहीं है, दिस इज एंड्रोजेनिक ओबेसिटी। तो दिस इज पीसीओएस में आपको ज्यादातर देखने मिलेगी, जरूरी नहीं सभी में मिले, इसमें भी पीसीओएस हो सकता है, बट ओबेसिटी एंड्रोजन बढ़ा है तो ये क्लिनिकल साइन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑब्जर्व करना चालू कर दीजिए जो नहीं करते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा पीसीओएस का ये बैकग्राउंड दिया था, और थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने देख ही लिया था पीसीओएस में क्या होता है। तो सबसे पहला तो रेफरेंस सुश्रुत का मिलता है नष्टार्तव का, ठीक है। नष्टार्तव में उन्होंने बोला है कि एक वंध्या का, उन्होंने वंध्या नष्टार्तवा, इस तरीके से उन्होंने वंध्या की डेफिनेशन दी है जब हम वंध्यत्व की बात करते हैं। मैं ये भी बोलती हूँ कि वंध्या एज सच एक ही रेफरेंस में पूरे आयुर्वेद में कहीं भी नहीं है, सारे आचार्यों ने वंध्या की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से की है। सुश्रुत ने बोला है कि वंध्या नष्टार्तवा, यानी पूरी तरह से अर्थ भी नष्ट हो जाता है, ऐसा दिखता है नाम अगर हम पढ़े तो अगर इसमें हम देखें तो वात कफ जनरली होता है इन्वॉल्वमेंट नष्टार्थों में, बट अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहा तो मेनोरेजा होता है पेशेंट को, ठीक है। लेकिन जब दल्लन उस पर टीका करते हैं तो टीकाकार बोलते हैं कि उनको एक्सप्लेन करते हुए, जैसे सुश्रुत ने बोला कि वंध्या नष्टार्थवा, लेकिन फिर टीकाकार ने उसको एक्सप्लेन किया इसका क्या मीनिंग है। उन्होंने बोला कि नश्यति इति प्रवृत्तमानम न दृश्यते न तो सर्वथा क्षयम याति। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से गायब हो गया, वो सिर्फ दिखता नहीं है, बट वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, यानी थोड़ा बहुत वहां पे आर्तव होता है। यानी हम ओलिगोमेनोरिया या स्कैंटीमेंसेस या फिर इररेगुलर ब्लीडिंग या फिर अमेनोरिया को भी नष्टार्तव की कैटेगरी में ले सकते हैं, उसको हम पूरी तरह से असाध्य नहीं बोल सकते, क्योंकि टीकाकार एक्सप्लेन कर रहे हैं नष्टार्तव का मतलब जीरो आर्तव नहीं होता है, इट इज ट्रीटेबल, ठीक है। तो वंध्या नष्टार्थवा इज ट्रीटेबल, अगर हम दलहन का, अगर हम टीकाकारों का एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। इसलिए आयुर्वेदिक सारे नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि फिर आप बुक खोल के इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे ना। जैसे पीसीओएस को अगर देखना है तो पुष्पग्नि को देख सकते हैं, पुष्पग्नि जातहारिणी को एक्सप्लेन किया है संहिताओं में, उसमें क्या है उन्होंने बोला है कि गालों पे हिर्सुटिज्म वगैरह ये सारे एक्सप्लेनेशन दिए उन्होंने, तो पुष्पग्नि से बहुत पीसीओएस कोरिलेट होती है। उसके बाद अरजस का योनि व्यापक, जो लीन पीसीओएस है, फिर जो हेवी मेंसेस वाला पीसीओडी है, उसमें अरजस का योनि व्यापक से अच्छा कंपैरिजन होता है। और अरजस का योनि व्यापक का श्लोक अगर आप पढ़े तो लास्ट में एक लाइन है, कार्शम वैवर्ण जननी, यानी जो अरजस का योनि व्यापक है जिसमें पित्त की रक्त की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कार्श यानी बीएमआई कम होना, यानी पेशेंट कृश होना, और दूसरा वैवर्ण यानी पिगमेंटेशन, यानी नॉर्मल वर्ण से अलग वर्ण होना पेशेंट का, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई है। तो उसको भी हम पीसीओएस से ट्रीट कर, कोरिलेट करके अरजस का भी ट्रीटमेंट भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। देन आर्तव क्षय तो है ही ऑलरेडी एस्टैब्लिश। ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि, जो सुश्रुत ने अष्टार्तव दृष्टि बताई है, चैप्टर नंबर शारीरस्थान चैप्टर नंबर 2 में बताई है, बुक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि है, इसकी ट्रीटमेंट वात कफात्मक उन्होंने बोला है सुश्रुत ने, इसकी भी बहुत सुंदर ट्रीटमेंट उन्होंने दी है, वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आवरण दोष है, जैसे कफावृत्त वात, कफावृत्त वात के बारे में आप सोच सकते हैं पीसीओएस में,
इस तरीके का भी कोरिलेशन होता है, उसकी भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कफावृत्तवात है तो पहले आप भेदन दे दीजिए, उसके बाद फिर बस्ती दीजिए। इस तरीके की कुटकी वगैरह का भी यूज होता है उसमें, है ना, कफ का भेदन करने के लिए। तो इस तरीके की ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद संतर्पणोत्तर व्याधि भी अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल पेशेंट का हेतु है, हेतु से जैसे मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि हेतु से ही आपको दोष कितना स्ट्रॉन्ग है समझ में आ जाएगा। पेशेंट की सीडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह, खाना पाना ऐसे बहुत खान पान संतर्पणोत्तर है, संतर्पण करने वाला है, तो संतर्पणोत्तर व्याधि का भी हम विचार कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी देखा, आप देख सकते हैं कि सिर्फ पीसीओएस इज इक्वल टू आयुर्वेद में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग जगह से अलग अलग हम ले सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली। खुद चरक बोलते हैं कि जो भी योनिवापत की ट्रीटमेंट है सारे शुक्रों में यूज करें, शुक्र रोगों में, यानी सारी ट्रीटमेंट इधर उधर की इधर उधर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। रक्त पित्त की भी यूज कर सकते हैं अष्टुपधर में, उसी तरीके से। निदान, जैसे अभी ये जो 4 दिख रहे हैं, ये आप सबको पता होगा योनि व्यापक, मैंने जैसे बोला था पढ़ने को, कोई अगर शुरू कर दिया होगा किसी ने, तो ये मेन जो कॉजेस है ना योनि व्यापक के, ये मेन कॉजेस है। आपको कोई भी ये कॉजेस मेन बताएगा, भागवत ने 1-2 ऐड किए, बट ये चरक के कॉजेस है। कौन से? मिथ्याचारा, दुष्टार्तवा, बीज दोष एंड दैव। ये 4 कॉजेस है योनि व्यापकों के। तो हम अगर इसको सिर्फ पीसीओएस के लिए देखें तो मिथ्याचार में जैसे हमने देखा, रिसर्चर्स कहते हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट में माल नरिशमेंट भी आ जाएगा, यानी कम खाना नहीं, ज्यादा खाना भी माल नरिशमेंट होता है। न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाना, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अनहेल्दी डाइट और सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मिथ्याचार। दुष्टार्थवा में अर्थो रिलेटेड चीजें जैसे हार्मोन्स, एचपीओ एक्सिस डिसफंक्शनल होना, एंडोमेट्रियम डिसफंक्शनल होना, ओवरी डिसफंक्शनल होना, ठीक है, दुष्टार्थ। और बीज दोष अगर देखें तो ऑटोसोमल जीन्स, जैसे हमने पढ़ा था कि जेनेटिक भी ओरिजिन इसकी है, तो ऑटोसोमल जीन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो बीज दोष भी होता है पीसीओएस का। तो हम बोल सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी हो सकती है। एंड देन दैव, दैव का मतलब है इडियोपैथिक, एक रफली हम उसको इडियोपैथिक बोलेंगे। दैव का एग्जैक्ट मीनिंग तो वैसा है नहीं, दैव का मतलब होता है एनीवन। जब हम आयुर्वेदा में कोई भी चीज के लिए दैव पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग आप क्या समझते हैं? पूर्व जन्मकृत कर्म। पूर्व जन्म कृत कर्म। तो फिर क्या करना चाहिए उसका? दैव्यपाश्रय चिकित्सा। वेरी नाइस। तो करेंगे क्या इसमें? वेरी नाइस। क्योंकि मॉडर्न है तो इडियोपैथिक बोल के छोड़ दिया ना, फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जब हम इडियोपैथिक बोल देते हैं तो क्या करना है, पता नहीं क्यों हुआ है, बस अभी ट्रीटमेंट करो। कॉज तो ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो। बट दैव का मतलब इडियोपैथिक वैसे देखा जाए तो नहीं होता है, ये तो समझाने के लिए है। दैव का मतलब है कि तुम्हारे जो भी प्रीवियस बर्थ के जो भी है वो है। तो फिर दूसरा जो टाइप है दैवोपाश्रय चिकित्सा, वो हम इसमें कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है इसमें, जो करते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, आचार रसायना भी कर सकते हैं। आचार रसायना एग्जैक्टली दैवोपाश्रय में तो नहीं आएगा, बट यस, लाइफस्टाइल सुधारने के लिए आचार रसायन बताना चाहिए। तो दैवोपाश्रय में इसमें कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। एनीवन दैवोपाश्रय में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स, 1-2 कोई देखे होंगे, करते होंगे प्रैक्टिस में, आप यूज करते हैं इसको। आयुर्वेद में मेन 3 ही ट्रीटमेंट्स है, युक्ति विपाश्रय, दैवोपाश्रय और तीसरा है सत्ववजय। इसमें से हम सिर्फ युक्ति विपाश्रय पे फोकस करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच रखना है। आयुर्वेद की तरफ पीसीओए का पेशेंट क्यों आएगा, आप जब कुछ एडिशनल ऑफर करेंगे तब आएगा। होलिस्टिक अप्रोच यानी दैवोपाश्रय का थोड़ा सपोर्ट लीजिए। तो क्या लेंगे इसमें से एग्जैक्टली, एनीवन? मैम मंत्रोच्चार करवा सकते हैं, और उसमें होम बलि मंत्रोच्चारण जैसे लिखा हुआ है, हवन करवा सकते हैं। हाँ, हमने बोल तो दिया ऐसे, है ना, हवन करवा सकते हैं। बट पेशेंट से में बैठ के हवन कर लेगी या पूजा भी बोलेंगे तो कौन सी पूजा पूछेगी? ये प्रैक्टिकल जैसे बताना है तो स्पेसिफिक ही बताएंगे ना कुछ तो भी। मंत्र उच्चारण है तो कौन सा मंत्र? मैम पेशेंट को ओम का उच्चारण करने के लिए बता सकते हैं। तो इसमें योगा आएगा ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं मैम, योग तो अलग होता है, योग में आसन भी आता है, ध्यान धारणा समाधि वो सब आता है, जो दूसरा पार्ट्स है। तो मैम जैसे ओम है वो बिल्कुल बेसिक है और हर कोई कर सकता है, और उसको करने से एनर्जी भी अप होती है, और जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाते हैं खुद से,
कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और चीजों को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल जाता है, जैसे नेगेटिव जो पॉजिटिव में आना शुरू हो जाता है। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से हमारे आसपास के वातावरण की भी शुद्धि होती है। ओके, बट सारे लोग ओम तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यस मैम, सारे नहीं करेंगे। फिर फिर मैम थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड टू गॉड, जिस भी गॉड को मानते हैं। प्रेयर्स, हाँ जी मैम। प्रेयर्स करेंगे। हवन का भी एक अच्छा है, हवन को हवन छोटे लेवल पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा ही करें। तो हवन भी आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट को वगैरह। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं देवोपाश्रय में। और ऐसा नहीं है कि योगा आपने बोला अलग से है, बट वी कैन इन टुडेज वर्ल्ड हम योगा के जो भी चीजें हैं वो देवोपाश्रय के अंदर ऐड पेशेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट को जो भी होलिस्टिक अप्रोच है, नॉन मेडिसिनल अप्रोच, साइकोलॉजिकल जो प्यूरिफिकेशन करवाता है, ऐसी सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और पूजा पाठ में भी ऐसे रफली बोलने से अच्छा कुछ कुछ स्तोत्र होते हैं, जैसे हम गर्भ संस्कारों में वगैरह बताते हैं पेशेंट्स को, तो या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्री प्रेगनेंसी में भी बताते हैं, तो बहुत बार वो काफी इफेक्टिव हो जाते हैं साइकोलॉजिकल। 100 मनुष्य जनन करने के बाद वो करते हैं काम। तो देवोपाश्रय बहुत अच्छी इफेक्टिव और एक एडिशनल ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं पेशेंट को। उसमें योगा ऐड कर लीजिए, भले ही वो टेक्निकली ऐड नहीं होता, बट यू कैन ऐड इट। ओके। तो जैसे हमने ये अरुंधत का जैसे श्लोक है कि मासी मासी रजः स्त्रीणाम रसजः स्रवती त्रयम्, 3 दिन तक, हर महीने तक, हर महीने 3 दिन तक स्त्रियों में जो रस ही रज के रूप में स्त्रवन करता है। फिर उसको अरुंधत एक्सप्लेन करते हैं, ये तो श्लोक हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पढ़ लिया था। अरुंधत फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि रसात आहार रसात न तू रस धातु। फिर अरुंधत बोलते हैं कि इसमें जो ये रसद वर्ड आया है, ये रस धातु नहीं है, तो ये आहार रस है। ये बहुत बड़ा हिंट और क्लू देके चला जाता है फिर ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली इसमें हमको एक ट्रीटमेंट अप्रोच का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, क्योंकि बहुत लोग रस रस करते हैं। ठीक है, रस दुष्टि भी हो सकती है, ऐसा नहीं रस दुष्टि पीसीओएस में रहेगी नहीं, लेकिन रस धातु पे फोकस करने से अच्छा पहले आप आहार रस फोकस कीजिए। आहार रस शुड बी क्वालिटी। तो क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और आहार रस को करेक्ट करिए, क्योंकि आहार रस ही डायरेक्ट रज में कन्वर्ट हो रहा है एज पर दिस श्लोक। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? तो बेसिक ट्रीटमेंट, फिर लाइन ऑफ मैनेजमेंट, पहला आपको क्या ध्यान में है? मैम दीपन और पाचन ऐसा करना चाहिए, या उस पर फिर फोकस करना चाहिए। जैसे अगर किसी को पित्त की वृद्धि है तो हमें पित्त को कम करने का ट्रीटमेंट ऐसा हाँ, लेना बेसिकली चाहिए। डाइट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो अब यहाँ तो समझ में आ गया कि डाइट मैनेजमेंट से कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और डाइट मैनेजमेंट यानी अगर ऑलरेडी बिगड़ा है तो दीपन पाचन वगैरह तो हम देंगे पेशेंट को, लेकिन जो जो आहार विधि विशेषायतन चरक के विमान स्थान थे वो भी आप प्रैक्टिस करें। पेशेंट को अध्यशन, अनशन, विषमासन, विरुद्धासन, इन सब के इम्पोर्टेंस समझाइए। इसमें फिर सारे जंक फूड भी आ गए। तो ट्रीटमेंट तो तुम कर दोगे, 3 4 5 दिन का पाचन भी दे दोगे, लेकिन पेशेंट आगे भी वही खाएगी ना, तो पेशेंट वो खाने से प्रॉब्लम होगी ये तो बताना जरूरी है। जैसे मैंने बताया, बहुत बार पेशेंट जो है वो समझ में नहीं आता उसको कि गलत कर रही है। तो कोई कोई पेशेंट एक चीज बताने से इतनी अवेयर हो जाती है कि वो फिर से नहीं करती है। तो ये बोलने की हमेशा आदत डालते रहना चाहिए। लाइफ स्टाइल, डाइट मैनेजमेंट, आहार विधि विशेषायतन, ये सारी भी चीजें पेशेंट को बताएं। और ट्रीटमेंट तो हम देते ही है फिर दीपन पाचन। और बहुत बार फिर ऐसे केस में वमन वमन भी काम करता है इसी कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। तो जैसे हमने देखा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन इसमें इन्वॉल्व है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एलएच को प्री मैच्योर स्टिमुलेशन मिल जाने के कारण ही जल्दी मैच्योर ओवम होके फिर बाद में वो एट्रेशिया हो जाता है उसका, और जल्दी मेंसेस आ जाते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इंसुलिन का इन्वॉल्वमेंट होता है इस समय में। तो इंसुलिन जो है वो इस तरीके से फिर हम प्रमेह कॉन्सेप्ट लेके सुश्रुत ढलन का, इसमें हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पीसीओएस में बहुत बार प्रमेह की ट्रीटमेंट भी अच्छी काम कर जाती है। ठीक है। उसके बाद रसवह स्रोतस जो है, एक सेकेंड, और रसवह स्रोतस दृष्टि का कोई मुझे श्लोक किसी को अगर रटा हुआ है तो बताएगा प्लीज। रसवह स्रोतस दृष्टि हेतु, एनीवन? रसवह स्रोतस दृष्टि हेतु।
किसी को याद है? अगर आप चरक विमासन 5 पढ़े तो उसमें स्रोतोष दृष्टि के हेतु दिए हैं। विरुद्धाहार चेष्टस्य आई थिंक पूरा पूरा विरुद्धाहार चेष्टस्य अभुक्त रियली फॉरगेट मैम सॉरी। लास्ट, सबसे लास्ट का जो ये है वो उस पे फोकस करिए। चिंत्या नाम चाहती चिंतनात्, याद है? हेलो मैम, Yes, गुरु yes. शीत अति स्निग्ध Yeah. अति मात्रम। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे, बताइए बताइए। गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रम समस्तम रसवहानी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। तो लास्ट का कौन सा वर्ड है? चिंत्यानाम च अति अति चिंतनात्। चिंतनात्। लास्ट में जो अभी हर स्रोतस के दृष्टि हेतु अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसके लास्ट के जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो गुरु शीत वगैरह सबको पता ही है, बट ये बहुत ही अलग चीज है। चिंता नाम चाहती चिंतन ने बहुत ज्यादा चिंतन करना, या फिर बहुत ज्यादा चिंता करना, या फिर ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये एक प्रोमिनेंट रीजन हमारे आयुर्वेद में ही बताया है कि रसवह स्रोतो दृष्टि चिंता नाम चाहती चिंतनात् से होती है। तो कहीं बाहर के रेफरेंसेस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो स्ट्रेस अगर पेशेंट को है तो फिर उसका रसवह स्रोतो दृष्टि है। तो अगर आपको रसवह स्रोत दृष्टि असेस भी करने नहीं आ रही, पेशेंट का चिंता भी आपने अपने ध्यान में आपके आ गई, तो भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रसवह दृष्टि रसवह हो सकता है दुष्ट। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट। ठीक है, उसके बाद मेदोवह स्रोत जो है उसका भी इसी तरीके से लिखा है कि अव्यायाम दिवा स्वप्नात्, यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, और दिन में सोना। ग्रीष्म में नेचुरली दिन में सोना एडवाइस किया है, बट बाकी ऋतुओं में तो नहीं किया है ना। तो बाकी ऋतुओं में जो सोते हैं दिन में, तो ये दो चीजों से सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप बोल सकते हैं। तो ये मेदोवह स्रोतोस की दृष्टि करते हैं, तो ये दोनों ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं पीसीओएस में। ठीक है, और प्रमेह की जो संप्राप्ति है वो भी लागू होती है पीसीओएस को। आहार रस भी उतना इंपॉर्टेंट है पीसीओएस को जो हम ट्रीट करते हैं, इसलिए फिर ऐसे इसमें वमन का भी रोल थोड़ा बहुत आ जाता है। ओके, काश्यप बोलते हैं इसके बारे में बात करते हुए इनफर्टिलिटी के बारे में, कि बस्ती जो है वो प्रशस्त परम है, यानी बस्ती जो है वो मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी में सबसे बेस्ट माध्यम है ट्रीटमेंट का। इसलिए गायनिक प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा बस्ती का यूज करना चाहिए। आइडियली मेरी ओपिनियन है कि बस्ती काम करते हैं, इसके रेफरेंस भी मिलते हैं और प्रैक्टिकली भी इसके बहुत रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। पेशेंट को कन्वीनियंट भी होता है और हर ऋतु में यूज कर सकते हैं, स्पेशली मात्रा बस्ती। ओके, देन हर ऋतु और हर कंडीशन में यूज होती है, कन्वीनियंट है बहुत। देन धातु क्षय अगर पेशेंट का आपको दिख रहा है, लीन दिख रही है पेशेंट, धातु क्षय दिख रहा है, माल नलित दिख रहा है, बीएमआई बहुत कम है, तो धातुवर्धक ट्रीटमेंट करिए। रसायन पेशेंट को देना ना भूलिए, जैसे आपने शोधन कर लिया, बस्ती दे दिया, फिर बेसिक मेडिसिन देगी, मेंटेनेंस के लिए रसायन जरूर देना है पेशेंट को। वाजीकरण औषधि जो भी बताई है मेल और फीमेल दोनों में यूज होती है, तो फीमेल में भी आप वाजीकर औषधि यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब लिबिडो कम होने के लिए पेशेंट बताती है, या फिर उसका प्रोलैक्टिन वगैरह बढ़ा रहता है, जिसमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कभी कच्छु दे सकते हैं उसमें। तो ये वाजीकरण हम पेशेंट में यूज कर सकते हैं। और काउंसलिंग, ओके, काउंसलिंग में सबसे पहले यही बताना है आपको कि स्पेशली इनफर्टिलिटी और मैरिड अगर है पेशेंट और कंसीव करने के लिए आई है पीसीओएस है पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट देते देते जो आपको कैलेंडर मेथड है वो बताना भूलिए मत। हम ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि पेशेंट को ये पता है, ये तो बहुत ही बेसिक है, बट मैं सच बताती हूँ पेशेंट को नहीं पता होता है। बहुत सारे पेशेंट इसके लिए अनअवेयर होते हैं, इसलिए पेशेंट को टाइमिंग जरूर बताइए। बहुत सारे पेशेंट, अभी रिसेंटली ही परसों मेरी पेशेंट, एक पेशेंट थी जो मुझे बता रही थी कि उसने कंटिन्यू वो 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, और वो कौन से टाइम पे ट्राई कर रहे हैं, 8th डे से लेके 12th डे तक। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी गॉट इट। 8th डे से लेके 12th डे तक रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है ना। कम से कम 16वें दिन तक ऑल्टरनेट डे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कॉन्टैक्ट आना चाहिए। तो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट कैसे कंसीव होगी अगर उसको ओव्यूलेशन ही 14वें दिन हो रहा होगा, 16वें दिन हो रहा होगा। तो ये काउंसलिंग में सबसे पहले तो जो बेसिक बात है कि कांटेक्ट होता है क्या, 4 बार फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हफ्ते में, एक FOI जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, या फिर FOC फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट। इस तरीके से हिस्ट्री आप ले सकते हैं, हिस्ट्री पेपर में नोट कीजिए कपल की फ्रीक्वेंसी कितनी है कांटेक्ट की। ठीक है, इनफर्टिलिटी अगर है पेशेंट को तो ये चीजें पूछना जरूरी है काउंसलिंग में, कैलेंडर मेथड बताना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज
सब वेस्ट हो जाएगा, सारी ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाएगी। अब शमन और शोधन में से चूज करना है आपको। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हेतु ज्यादा स्ट्रांग है तो दोष भी स्ट्रांग होंगे और फिर आपको शोधन करना पड़ेगा, वो एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये कि अगर अमेनोरिया 3 महीने से कम लग रहा है, ज्यादा नहीं, उसके बाद बीएमआई भी 25 से कम है, इनफर्टिलिटी 3 साल से कम है, ये रफली है। और अगर लीन पीसीओएस है पेशेंट को, जैसे बारीक वाली पीसीओएस, कम कम हेल्थ वाली पेशेंट, तो उसमें आप शमन देके देख सकते हैं। और अगर इसमें से अपोजिट है, जैसे बहुत लॉन्ग टर्म अमेनोरिया है, बार बार बड़े बड़े गैप्स आते हैं उसके मेंसेस में, उसके बाद 6 6 महीने के, 5 5 महीने के, और बीएमआई भी ज्यादा है पेशेंट का, इनफर्टिलिटी भी बहुत क्रॉनिक है, पुरानी है, ठीक है, और पेशेंट को अगर ओबेसिटी है, जैसे बीएमआई ज्यादा है बता दिया, तो ऐसे पेशेंट में आप शोधन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। शोधन अगर आप करते हैं, जैसे उसमें देखिए, नहीं भी करते हैं और करते भी है तो उदावर्तन जरूर कराइए पेशेंट का। जो उद्वर्तन है, सॉरी, उद्वर्तन जरूर कराइए। उद्वर्तन स्पेशली एंड्रॉइड ओबेसिटी जो है, वो उसमें बहुत इफेक्टिव होता है। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे पेशेंट में, स्पेशली इनफर्टिलिटी के पेशेंट में। पीसीओएस हो भी और नहीं भी हो, एंड्रोजेनिक ओबेसिटी में बहुत अच्छा इसका काम है। जैसे आप थोड़े बहुत गैप से महीना भर भी देते हैं, उद्वर्तन आप करते भी होंगे मेरे ख्याल से, तो प्लेन त्रिफला चूर्ण वगैरह से अगर आप दे देते हैं हनी वगैरह डाल के, तो भी इसके अच्छे रिजल्ट हैं। और थोड़े से टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक से अगर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। उसके बाद स्नेहपान के सारे घृत आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर शोधन करवाना है, वमन विरेचन है, बस्ती, स्पेशली वमन विरेचन, ऑब्वियसली बस्ती में तो नहीं, तो इसमें शोध कौन सा स्नेह करता है, तो बहुत लोग प्लेन घी देते हैं, तो आप अच्छा घृत जिसको बोलते हैं, आप प्लेन भी घी से करवा सकते हैं। बट अगर उठाना ही है कोई मेडिसिनल घी, सिम्टोमेटिक अगर पेशेंट ज्यादा लग रही है, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं स्नेहन के लिए। बट अच्छा अच्छा घृत यानी प्लेन घृत भी उतना ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। देन स्वेदन अगर कराना है, लोकल जनरल दोनों भी, जैसे भी आप प्रेफर करते हैं। अब शोधन तो मेरे ख्याल से आप लोग कराते होंगे रूटीनली, जो भी आपका प्लान रहे। तो ये मैंने इस तरीके के ऑर्डर दिए हैं कि सबसे पहला गायनिक में बस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसके बाद विरेचन, और सबसे लास्ट में वमन। वमन के कुछ ही कैंडिडेट दिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ वमन के कैंडिडेट दिखेंगे, फिर उनमें दूसरा कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ वमन काम करेगा। तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। विरेचन और बस्ती कॉमनली यूज करते हैं, उसमें से बस्ती सबसे कॉमन है। जैसे हमने अभी काश्यप का रेफरेंस भी देखा, तो उसके शास्त्रोक्त रेफरेंसेस भी है। तो कौन से बस्ती दे सकते हैं आप? लेखन बस्ती दे सकते हैं। लेखन बस्ती थोड़ा संभाल के दीजिए, इससे पेशेंट को परिकर्तिका और फिर गर्मी होना और फिर बहुत सारे, मतलब बिल्कुल, मैंने बहुत देखे ऐसे पेशेंट जो बेचारे लेखन बस्ती बहुत रिसीव कर करके आते हैं, फिर उसके कारण उनका पित्त बढ़ा रहता है, पिंपल्स आए रहते हैं, मेंसेस तो आते नहीं है, है ना, पित्त के इन्वॉल्वमेंट है, तो लेखन की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट को होती है ऑफकोर्स, तो लेखन भी देना है, वैतरण भी दे सकते हैं, अनुवासन दे सकते हैं। किस किस के साथ? शतावरी घृत, सहचरादि, उसके बाद एरंड स्नेह, सहचरादि ऑयल, सुकुमार घृत, सुकुमार ऑयल, महानारायण ऑयल, धनवंतर ऑयल, शतपुष्प ऑयल। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब भी बस्ती दे, मात्रा बस्ती अनुवासन, ऑयल से ज्यादा प्रेफर करें, ऑयल से, ठीक है। तो ये सारे ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं। शतपुष्पा का तो बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट सारी ड्रग्स का है। पेशेंट कैसे किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस है, अवस्था देख के आप पेशेंट की सिम्टम्स देख के इसमें से जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती उस दिन डिस्कस किया, फल घृत यूज करें, धनवंतर घृत, काश्मीरी आदि घृत जो है, ये गंभारी करके जो फल होता है काश्मीरी, उसका यूज करते हैं। इसका चरक का भी रेफरेंस मिलता है उत्तर बस्ती के लिए, इसके उत्तर बस्ती भी चरक में इसका रेफरेंस मिलता है, तो बहुत, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये ज्यादातर इसको बनवा के लेना पड़ता है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है, बाकी ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इससे उत्तर बस्ती आप दे सकते हो। फल घृत तो कॉमनली अवेलेबल होता है। एचपी एक्सेस इन्वॉल्व आपको लग रही है, जैसे हाइपरएंड्रोजेनिज्म लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप नस्य पेशेंट को दीजिए। बट जो प्रतिमास नस्य होता है, जो रेगुलरली यूज करते हैं, just 1 second please।
हाँ, यहाँ से एक बड़ा सा प्लेन जा रहा था तो आई थॉट कि वो मुझे देखना जरूरी था, क्योंकि आजकल नेचुरल डिजास्टर से ज्यादा आर्टिफिशियल डिजास्टर का डर लगता है। मुझे लग रहा था कहीं गिर विर ना जाए घर पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो नस्य जो है ये आप प्रतिमर्श नस्य आप यूज कर सकते हैं, जैसे षडबिंदु ऑयल, अनुतैल, अलग अलग तेल का आप नस्य यूज कर सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्रतिमर्श आपने हर पेशेंट को दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एचपीओ एक्सेस से करेक्ट रहेगी, और जैसे हमने बताया कि नस्य नासा ही शीर्षो द्वारम, तो सिर पे काम करेगी और सिर से ही सारे जो ग्रंथियां है, जो जो स्त्राव होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रीशंस होते हैं, ये सारे वहीं से होते हैं। इस तरीके से आप नस्य पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप शिरोधारा, शिरोअभ्यंग भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पेशेंट ऑफिस गोइंग है, स्ट्रेस है, इस तरीके का हाउसवाइफ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को आप यूज कर सकते हैं। ब्राह्मी ऑयल का मसाज या फिर शिरोधारा अच्छा काम करती है। शमन औषधि के लिए ये सारी लिस्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। कॉमनली जैसे अगर थोड़ी सी ओबीस पेशेंट है तो वरुण आदि कषाय काम करता है। कुलत्थ कषाय, थोड़ा पित्त देख लीजिए, ये भी अच्छा काम करता है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए। अगर पेशेंट को ज्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, बीएमआर उसका ज्यादा नहीं, तो इस पेशेंट में दे सकते हैं। अमृतोत्तर कषाय बहुत अच्छा काम करता है, 15 ml वगैरह इसमें देना है। सारे कषाय 3-3 चम्मच आप पानी मिला के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सप्तसारक कषाय बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली वातकफात्मक संप्राप्ति रहे तो। सुकुमार, पित्त रिलेटेड इश्यूज अगर रहे, विरेचन करवाना है तो अच्छा काम करता है। तिल, तिल का भी कषाय मिलता है कुछ कंपनियों का, ये भी आप दे सकते हैं। फलसर्पी यूज करें, शतावरी घृत, लशुनादि घृत। लशुनादि घृत जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, फलसर्पी शतावरी मिल जाएगा। लशुनादि तो आपको बनवाना पड़ेगा। लशुनादि घृत के बारे में मैं शायद एक ग्रुप में शेयर कर दूं। उसकी अगर कोई आप में से मेडिसिन भी बनाते हैं तो इसको बना के यूज करिए। इस पे हमारा एक रिसर्च हो चुका है 50-60 पेशेंट्स के ऊपर, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब जो भी सिर्फ पीसीओएस के पेशेंट हमने लिए थे, और पीसीओएस के पेशेंट को हमने दिया था ये घृत पान करने के लिए, सिर्फ पीने के लिए अर्ली मॉर्निंग। तो पेशेंट का बहुत सारे पेशेंट उसमें से कंसीव हो गए थे, जो मैरिड थे सारे कंसीव हो गए थे, मैक्सिमम पेशेंट। तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे उससे। अभी मुझे काउंट तो याद नहीं है, बहुत पहले किया था। तो इसको बनाना पड़ता है और बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सारे इसमें मेडिसिन डालने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहे तो आई कैन शेयर द रेफरेंस, यू कैन मेक इट एंड यू कैन गिव इट टू द पेशेंट, नो प्रॉब्लम। देन कल्याणक महाकल्याणक घृत, यू कैन गो फॉर इट, ओके। देन हिंगू वचादी चूर्ण आप यूज कर सकते हैं, चूर्ण देना है तो पाचन वगैरह भी करेगा। देन धन्वंतरी वट्टी भी अच्छा काम करेगी शमन में। और नष्ट पुष्पांतक रस, अगर अनोबुलेशन लग रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं लग रही है, इसमें आप नष्ट पुष्पांतक रस। दूसरा ये कि एएमएच वगैरह कम है तो जैसे इसमें भी यूज कर सकते हो। दूसरा पुष्प धनवा रस करके भी एक है, आगे मैं होगा शायद स्लाइड्स में, फिर मैं ऐड कर देता हूँ। पुष्प धनवा रस में एएमएच रिजर्व को बढ़ाने के लिए, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया तो किस तरीके से दिखता है, तो कुछ इस तरीके से उसका पिक्चर हम देख सकते हैं कि ये जो स्किन टैक्स मैंने बताया था, इस तरीके के सॉफ्ट और थोड़ा रेडिश स्किन टैक्स होते हैं पेशेंट स्किन पे। एंड देन इस तरीके से टैक्स दिखते हैं, कुछ मस्से भी है, कुछ टैक्स है। और इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस का पिगमेंटेशन दिखता है। एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स इसको बोलते हैं, स्पेशली पीछे साइड ज्यादा होता है इसका, तो आगे भी है, कुछ लोगों का ज्यादा आगे नहीं होता, पीछे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन आप करेंगे तो इससे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि पेशेंट के चांसेस है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट को। तो आपको एज सच करने की जरूरत तो है नहीं लेबोरेटरी, बट अगर पेशेंट के कुछ बाकी टेस्ट अगर आप करवा ही रहे हैं तो वो भी करवा ले। इसलिए करवाना है ताकि आपको भी समझ आए कि इससे ये कम हो रहा है, उससे वो कम हो रहा है, फिर आपके पास एविडेंस भी रहे, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज गुड थिंग। और एविडेंस के लिए तो हर चीज का रिपोर्ट करवा लेना ज्यादा बेटर है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है पीसीओएस के पेशेंट में, इंसुलिन थोड़ा बढ़ा हुआ है शरीर में इंसुलिन, और इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो फिर आप स्पेसिफिक मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे चंद्रप्रभा हो गया, आयस्कृति हो गई प्रमेह में जो है, शिलाजीत का आप यूज कर सकते हैं, लोध्र का यूज कर सकते हैं। लोध्र ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करता है। इसको ओबेसिटी में, पीसीओएस के, या फिर कोई भी गायनिक पेशेंट अगर ओबीज है, गायनिक रिलेटेड इश्यूज है, तो लोध्र दे सकते हैं। लोध्र का एंड्रोजन्स पे बहुत अच्छा काम होता है, इसके काफी रिसर्चेस भी है। वो रिसर्चेस में लोध्र जो है वो एंड्रोजन्स पे कम करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है।
अस्नादि गण के ड्रग्स यूज कर सकते हैं। निशा अमल की, अब निशा अमल की तो वैसे हम प्रमेय में यूज करते हैं, पर निशा अमल की जो भी प्रिपरेशन है, स्पेशली टैबलेट्स है, चूर्ण, ये आप पीसीओएस के पेशेंट में भी दे सकते हैं जिनमें इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज हो, है ना। जैसे मैंने बताया, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको दिखे क्लिनिकली, आपका लेवल बढ़ा है, या फिर डायबिटीज की हिस्ट्री, या फिर डायबिटीज है भी, पेशेंट को आप ये दे सकते हैं निशा अमल की। और रक्त शोधक, अब जो भी रक्त शोधक काढ़े आते हैं बाहर, या फिर जो भी रक्त शोधक ड्रग्स है, वो आप सारे पेशेंट को दे सकते हैं। रक्त प्रसादक ड्रग, अब प्रसादक में सारीवा वगैरह भी आते हैं, तो मैं पर्सनली सारीवा बहुत यूज करती हूँ, सारीवा आसव, सारीवा वटी, स्पेशली सारीवा आसव रक्त शोधक करके। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई स्किन के लिए सिर्फ या कोई विजिबल सिम्टम में ही देते हैं, मैं तो मेल में भी सारीवा बहुत यूज करती हूँ। तो ये बेसिकली हमें रक्त शुद्धि कराना है, तो वी कैन गो फॉर इट, तभी कंट्रोल में रहेगा उससे। ओके। हेवी ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग अगर है पीसीओएस के पेशेंट में, तो पहले उसका डाइजेशन वगैरह देख ले अच्छे से, उसका जो भी है पाचन वगैरह सब बराबर देख के, फिर आप तिक्तक कषाय या फिर महातिक्तक घृता, ठीक है, तिक्तक महातिक्तक, स्पेशली महातिक्तक घृता वगैरह आप, ठीक नहीं हो रही है ब्लीडिंग, लॉन्ग टर्म है, क्रॉनिक है, रिस्पॉन्सिव नहीं बाकी ट्रीटमेंट्स को, तो आप महातिक्तक घृता पेशेंट को शुरू कर सकते हैं। इसके अच्छे रिजल्ट्स है, प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं इसके रिजल्ट्स, तो आप थोड़ा अग्नि वगैरह देख के इसको दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन रखिए इसको, पहले ही देने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हेवी ब्लीडिंग बहुत छोटी छोटी चीजों से कंट्रोल हो जाती है। सुकुमार कषाय आप यूज कर सकते हैं उसमें। उसके बाद लोध्रा का कषाय तो यूज ही करते हैं। लोध्रा सव जो है, आप अलग अलग कंपनी के यूज करते होंगे, जरूरी नहीं कि सारे ही कंपनी के सेम रिजल्ट्स आए, वैसे कभी मत सोचिए कि ये देके ट्रीटमेंट इसका रिजल्ट ही नहीं आया, वो मेडिसिन का फॉल्ट हो सकता है, वो कंपनी का प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली अगर अच्छी कंपनी के या फिर अच्छे ड्रग्स उसमें यूज किए हैं तो वो रिजल्ट देते ही है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जो लोग खुद बनाते हैं मेडिसिन, तो उन्होंने खुद बनाना चाहिए कषाय, लोध्रा कषाय वगैरह, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी। कुशानुक चूर्ण तो यूज करते होंगे आप, कुशानुक के बेचने जैसे क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, तंदुलोदक और हनी में मिक्स कर। देन अशोक त्वक, अशोक त्वक का काढ़ा आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रवाल भस्म यूज कर सकते हैं, शतावरी घृत यूज कर सकते हैं, और अगर आम है पेशेंट में तो फिर षडंग पानी या फिर सुदर्शन वगैरह चूर्ण जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमरजेंसी के और आगे देखेंगे, बट हेवी ब्लीडिंग एसोसिएटेड है पीसीओएस, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, सारी एक साथ नहीं, इसमें से एक दो ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। और इमीडिएट अगर कुछ देना है कि जैसे 2-3 दिन का ट्रीटमेंट देके देखना है, तुरंत स्टॉप करनी है, तो खदीरादि बट्टी, चंद्रकला रस, बोलभद्र रस, कुटज घनवटी और प्रवाल पंचामृत, इसमें से पूरे एक साथ नहीं, बट एक दो कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। चंद्रकला रस, बोलभद्र रस तो रस औषधि है, इसको थोड़ा कॉशियसली देना चाहिए, बट फिर खदीरादि और कुटज घनवटी नहीं है तो आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने पर्सनली खदीरादि बट्टी और कुटज घनवटी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स इमीडिएटली, उन्हें पॉज वगैरह जो देते हैं वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मिल जाते हैं। जैसे थोड़े से 2 दिन के लिए दीजिए, क्योंकि ब्लीडिंग तो 2 दिन में ही खत्म हो जाती है, 7-7 दिन देने की जरूरत नहीं है, बस डोजेस थोड़ा 2 TDS वगैरह इससे देने पड़ते हैं, और उससे वो हो जाते हैं बहुत बार। कुटज घनवटी या फिर दूधपापेश्वर की कुटज परपट्टी भी आती है, अगर आपको पता है, जो लूज मोशन वगैरह में देते हैं, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, ये इमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। चंद्रकला रस का बर्निंग मिक्सचरेशन में भी बहुत अच्छा रोल है, यहीं पे बता दें कि जो गायनिक पेशेंट्स आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स भी करते हैं बर्निंग में, तो उसमें चंद्रकला रस इन्फेक्शंस में वगैरह अच्छे रिजल्ट देती है, और ओवरऑल बर्निंग में भी चंद्रकला रस अच्छा काम करती है पित्तज कंडीशंस में, है ना। तो इसके डोज वगैरह थोड़ा देख दा के, ड्यूरेशन देख दा के, इमरजेंसी कोई भी ट्रीटमेंट 48 आवर्स वगैरह ही देना चाहिए, 72 आवर्स तक वगैरह, और फॉलोअप लेना चाहिए पेशेंट का। उसके बाद अनुपान या फिर अकेले में अगर देना है तो आप ये सब ब्लीडिंग में दे सकते हैं। हेवी ब्लीडिंग में है भी, हम पीसीओएस रिलेटेड हेवी ब्लीडिंग में पत्रांगासव दे सकते हैं, लोध्रासव दे सकते हैं, चंदनासव और अशोकारिष्ट। तो पत्रांगासव स्पेसिफिकली बहुत यूज में गायनिक रिलेटेड ब्लीडिंग में ही आता है, अब ये सब चीजें यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग के लिए अलग से ट्रीटमेंट्स है, इसमें से ड्रग्स प्रेगनेंसी के लिए नहीं दे सकते, कुछ एक हाथ दो दे सकते हैं, बट सारे नहीं दे सकते, तो ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी पे लागू नहीं होता है कुछ भी इसमें से, बिकॉज वी आर ऑन गायनिकोलॉजिकल थिंग्स, नॉट ऑब्स्टेटिक। ओके।
देन यूट्राइन टॉनिक जो है प्री मेंस्ट्रुअली आप कौन से दे सकते हैं पीसीओएस में स्पेसिफिकली, तो कुमारी आसव, अशोकारिष्ट, दशमूल हरित की लेह, लहसुन रसायन या फिर लहसुन का ऑयल या फिर लहसुन का घृता, ठीक है, जो भी सही लग रहा है, और दशमूला रिष्ट, ये चीजें जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दशमूला रिष्ट के बारे में बताया था मेरे ख्याल से, कुछ शेयर किया था ग्रुप में, तो ये यूट्राइन टॉनिक प्री मेंस्ट्रुअली आप दे सकते हो, जैसे 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, हर साइकिल में 3 साइकिल तक ऐसे दे सकते हैं, महीना भर देने की जरूरत नहीं है। अशोकारिष्ट का ही बस एक रेफरेंस मिलता है कि इसको डिस्मेनोरिया में यानी पेनफुल मेंसेस में 1 महीने से ज्यादा देना, 1 महीने तक देना चाहिए, बाकी तो महीना भर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, 10-10 दिन, 8-8 दिन दिए तो बहुत सफिशिएंट है, 2-3 साइकिल, क्योंकि अननेसेसरी पेशेंट को बहुत सारे मेडिकेशन हो जाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं रहती है। थीन एंडोमेट्रियम का इशू होता है, जैसे फॉलिकुलोजेनेसिस में हमने देखा कि धीरे धीरे एंडोमेट्रियम बढ़ते जाता है ना, तो फॉलिकल अगर ओव्यूलेशन स्टडी हुआ है तो एंडोमेट्रियम की जो साइज है वो बढ़ ही नहीं रही है, बस हाथ के नीचे ही है, तो फिर इस तरीके से हम उसको नॉन रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम, नॉन डेवलपमेंटल एंडोमेट्रियम या फिर रफली थीन एंडोमेट्रियम बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें पित्त शामक चिकित्सा करनी है, ठीक है, बहुत लोगों को थीन एंडोमेट्रियम से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, वो उसमें बहुत ही, क्योंकि वो है ही कंफ्यूजिंग कि इसमें क्या देना है, दिस इज वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो पित्त शामक ड्रग्स, रक्त प्रसादक ड्रग्स, और सारे टाइप के गायनिक में जो मैंने मेंशन किया वो घृता, ये सारी चीजें एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ाने में बहुत इफेक्टिव है, और स्पेशली जो सेकेंड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, सेकेंड फेज को सुधारने में यानी एंडोमेट्रियम सुधारने में इनडायरेक्टली ये बहुत अच्छा काम करते हैं ये ड्रग्स, रक्त प्रसादक। तो एंडोमेट्रियम अगर डेवलप नहीं है, प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो आप ये ड्रग्स पेशेंट को दे सकते हैं, ओके, और उसी तरीके से इसकी बस्तियां भी दे सकते हैं। पित्तज मेनोरिया लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसमें हम कामदुधा और उदुम्बर चूर्ण, परिपाठादि काढ़ा, मैं पर्सनली परिपाठादि काढ़ा बहुत यूज करती हूँ, लेकिन एक समय के बाद आपको पता होना चाहिए कि कब बंद करना है, अदरवाइज कुछ ज्यादा ही पित्त क्षय ना हो जाए आपकी ट्रीटमेंट से, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो परिपाठादि काढ़ा देना चाहिए पित्त मेनोरिया में, कोई भी पित्त कंडीशन में पेशेंट। देन ओबीस पेशेंट अगर है तो पटोल आदि काढ़ा अच्छा काम करता है। समशमनी वटी जो है ये भी अच्छी काम करते हैं पित्त मेनोरिया में। वैसे समशमनी वटी ऑलरेडी सारे ही गायनिक रिलेटेड इश्यूज में काम अच्छा करते हैं। देन दाढ़ी मादी घृत बहुत अच्छा काम करता है पित्त, जिसमें शतावरी जो सबको पता है कल्प। एंड देन जो भी कॉस्ट तो आप देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट भी आप करिए, तो एक बेसिक ड्रग्स आप दे सकते हैं। ये बहुत सिंपल ड्रग्स है, इसके लिए कोई महंगी ट्रीटमेंट, हाई फाई कॉम्बिनेशंस वगैरह देने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप 7 दिन बेसिक चीजें देखिए, अगर नहीं लग रहा तो फिर यू कैन गो फॉर हायर मेडिकेशन, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड। ओवरऑल मैनेजमेंट में तिलगुड़कवात बाहर मिलता भी है कुछ साउथ कंपनी का, आप खुद भी पेशेंट को घर पे भी बनाने बोल सकते हैं तिलगुड़कवात, जैसे मेंसेस के डेट के पहले 10 दिन 3-4 साइकिल ले सकते हैं पेशेंट। उसके बाद त्रिफला काढ़ा एक वाग्भट का रेफरेंस है, जो अमेनोरिया के पेशेंट या फिर ओबीस पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में अर्ली मॉर्निंग उसको त्रिफला का काढ़ा बना के थोड़ा ठंडा होने के बाद हनी मिक्स करना है, गर्म में हनी हम नहीं खाते हैं पता है, ठंडा होने के बाद उसको हनी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पेशेंट को लेने बोल सकते हैं। इससे एक 8 से 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में पेशेंट का मेंस्ट्रुअल विड्रॉल हुआ है, मेरे बहुत सारे पेशेंट में मेंस्ट्रुअल विड्रॉल विदाउट एनी अदर मेडिसिन हुआ है, मैंने पेशेंट को कुछ नहीं दिया, सिर्फ त्रिफला से पहले मेंस्ट्रुएशन करवाया है, जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आते हैं उनका। तो ये जो है बस इतना ध्यान रखना है कि वार्म में देना है इसको हनी, और दूसरा ये कि पेशेंट का फॉलोअप लेना है, पेशेंट को बोलना है कि लूज मोशन हुआ तो बताओ या फिर डोज कम करो, क्योंकि बहुत बार ना कुछ कुछ पेशेंट को इससे लूज मोशन भी लग जाता है। तो ये त्रिफला काढ़ा अर्ली मॉर्निंग भूखे पेट अगर देते हैं तो ये बहुत अच्छा मेंस्ट्रुअल विड्रॉल करके काम करते हुए मैंने देखा है। तो आप पेशेंट को देख के जो भी एलिजिबल पेशेंट है उसको ये दीजिए, और वाग्भट में भी इसका रेफरेंस आता है। मेरे जो भी मेडिकेशंस मैं यूज करती हूँ, मैं क्लासिकल रेफरेंस के बिना यूज नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत उसको मैनिपुलेशन हो जाता है कन्वीनियंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी रिसर्च की हुई है, तो मैं अलग से कोई चीज क्यों दूँ। देन रसपाचक जो है, ये रसपाचक वटी करके बाहर आती है, वैसे वैसे ये विषम ज्वर का रेफरेंस है। तो रसपाचक योग में पटोल, कुटकी और कुट जिसका कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही होगा, तो इसलिए रसपाचक ये भी एंडोमेट्रियल थीन अगर है तो इसमें भी एंडोमेट्रियम में भी अच्छा काम करता है, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट में।
तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट में भी आप रूटीनली इसको दे सकते हैं। तो रसपाचक वटी इस कॉम्बिनेशन की आप दे सकते हैं पीसीओएस के पेशेंट में। देन मांस मेदो, अगर ओबीस पेशेंट है और अच्छी खासी ग्रंथि लग रही है सिस्ट भी, तो आप मांस और मेदोपाचक भी कॉम्बिनेशन उनको उसको दे सकते हैं, ठीक है। देन पटोलादि काढ़ा मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ओबीस है तो आप दे सकते हो, स्पेशली पित्त एसोसिएटेड अगर है तो, जैसे पटोल पित्त रसात्मक है तो उससे ध्यान में आ जाएगा आपके। देन रक्तपाचक जो है, जो स्किन मैनिफेस्टेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन दिख रहा है आपको, तो आप रक्तपाचक भी दे सकते हैं पेशेंट को, और रक्त प्रसादक भी दे सकते हैं, सारीवा मंजिष्ठा। ऐसे जो ड्रग्स है वो पेशेंट को स्किन को देख के, और ओवरऑल हेयर फॉल भी एक स्किन के अंडर ही आता है ना, पेशेंट अगर हेयर फॉल की कंप्लेंट करती है तो वो भी स्किन मैनिफेस्टेशन में ही आता है, डर्मेट का ही इश्यू हम कंसिडर करते हैं। वैसे पेशेंट में भी सारीवा मंजिष्ठा इस तरीके के ड्रग्स, रक्तशोधन हम, या फिर रक्तशोधक काढ़े भी वैसे ही आते हैं मार्केट में, अगर अच्छे इफेक्टिव है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, रक्त रस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर बस्ती में हमने पहले भी बताया, घृत बला ऑयल, धनवंतरम ऑयल भी यूज कर सकते हैं, घृत ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। बला ऑयल जो है वो जो लीन पेशेंट है, जो न्यूट्रिशन जिसका कम लग रहा है आपको, ऐसे पेशेंट में आप यूज कर सकते हैं। बस्ती के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है बला ऑयल। बला ऑयल को बहुत ज्यादा प्राउडली यूज किया गया आयुर्वेद में, स्पेशली प्रेगनेंसी में और सूतिका में। प्रेगनेंसी में भी लास्ट मंथ में इससे हम अनुवासन देते हैं पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडीज को, और सूतिका को भी बला ऑयल यूज करने बोला है। तो बला ऑयल बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है गायनिक में। देन ये डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। जो अंडर नरिश पेशेंट्स होते हैं ना, जिसमें वात बहुत ज्यादा दिखता है, बढ़ चढ़ के दिखता है, वात ही प्रोमिनेंटली दिखता है, उसमें बला अच्छा काम करता है। देन प्री मेंस्ट्रुअल फोकस विद फिजिकल एक्टिविटी, पीसीओएस के पेशेंट में प्री मेंस्ट्रुअली ज्यादा फोकस करें। प्री मेंस्ट्रुअल फोकस हम करेंगे ट्रीटमेंट का, फिजिकल एक्टिविटी का, तो ही वो डेट पे मेंसेस आएंगे, है ना। जैसे 10 दिन पहले पेशेंट को एक तो फॉलोअप के लिए बुला ले, या फिर 10 दिन पहले का उसको बता देगी क्या लेना है क्या करना है, तो कैसे एक बार मेंसेस को आदत लग गई रेगुलर आने की, 3 महीने कंटिन्यूस, उसके बाद ऐसा थ्योरी है कि अपने आप ही रेगुलराइज हो जाती है। हार्मोन के पीछे वही हाइपोथेसिस है कि 3 साइकिल वगैरह क्यों देखते देखते कि बाद में एचपीओ एक्सिस को पैटर्न समझ में आ गया तो रेगुलर हो जाती है, बट ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए इधर आप आयुर्वेदिक इससे देखिए कि फिजिकल एक्टिविटी भी पेशेंट करे, मेडिसिन भी दीजिए, और प्री मेंस्ट्रुअल करेंगे तो चांसेस है कि आपका विड्रॉल जो है मेंसेस का वो टाइम पे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि 7-8 दिन की मेडिसिन दे दिए बाद में देखेंगे पेशेंट का पीरियड, इसलिए एलएमपी पूछ लीजिए और उसके 10 दिन पहले का अच्छा प्लान करिए, उस पर फोकस करेंगे, मात्रा बस्ती वगैरह देंगे तो पीरियड्स आ ही जाते हैं टाइम पे। देन अग्नि द्रव्य का यूज करने का एक रीजन ये है कि आम पाचन करवाएगा, और आम पाचन का मतलब ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो बेसिकली स्पेशली ओबेस पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण हमें मेटाबॉलिज्म पे ज्यादा ध्यान देना है, वो नॉर्मल होना चाहिए, और इसलिए हमें आम पाचन पे भी ध्यान देना है पेशेंट के। तो अग्नि द्रव्य का इसलिए हम यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली दीपन पाचन है उसमें आ गया। बट बहुत बार पेशेंट जो है वो पित्त बढ़ना, एसिडिटी, गर्म होना, ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं, इसलिए अग्नि द्रव्य भी सोच समझ के चूज करिए। तो दीपन किससे करवाना है, जैसे हमने बोला दीपन पाचन, हिंगवाष्टक चूर्ण, जीरक, जीरक चूर्ण लीजिए, फिर जीरक के अलग अलग कॉम्बिनेशन लीजिए, त्रिकटु प्लेन लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप दीपन इसका करवा सकते हैं। तो त्रिकटु की डोज बहुत कम देना, आपको पता ही है। हिंगवाष्टक चूर्ण, एनीबडी हिंगवाष्टक चूर्ण का रेफरेंस मिलता है, किस तरीके से लेना है हिंगवाष्टक चूर्ण को। हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू है ना, हिंगू का एक रोल है, हिंगू को पुष्प जनन कहा गया है, ओव्यूलेशन, फॉलिकुलोजेनेसिस, oocytes डेवलपमेंट के लिए हिंगू बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए फॉलिकुलर फेज में हिंगवाष्टक बहुत अच्छा काम करेगा, पाचन भी करेगा, दीपन भी करेगा, दीपन भी करेगा और फॉलिकुलोजेनेसिस भी। एनीवन इसको कैसे लेना है? मैम प्रथमम कवलम भक्तम, मतलब कि खाना खाने के पहले बाइट के साथ लेना है, घी के साथ, राइट, घृत के साथ ना। हाँ यस मैम। हाँ, तो हम लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगता है कि ऐसे हम एडवाइस करते हैं, सारे लोग ऐसे एडवाइस करते हैं? नहीं मैम, मैं तो पेशेंट को बोलती हूँ कि जैसे आप जो रोटी या जो भी खा रहे हो, जैसे रोटी के साथ मैं देती हूँ पेशेंट को कि इसमें घी लगा लो आप, और उसमें ये पाउडर जैसे नमक की तरह लगा के और फिर खाने के लिए देती हूँ। चटनी जैसा खा लो। हाँ 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 राइट। तो हाँ, तो इसी तरीके के पेशेंट को रेफरेंस जो है उसी तरीके से एडवाइस करिए हिंगवाष्टक, उससे पेशेंट का एसिडिटी भी नहीं होगी। हिंगवाष्टक बहुत मैजिकल ड्रग है। हिंगवाष्टक इनफर्टिलिटी में, पीसीओएस में, जो भी जहाँ
जो भी गायनिक रिलेटेड इश्यूज है उसमें दीपन में एक प्राइमरी चॉइस बहुत अच्छी चॉइस है। और त्रिकटु तो है ही, त्रिकटु स्पेशली लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह में तो पेशेंट हिंगवाष्टक से भी जो रिस्पॉन्ड नहीं करते त्रिकटु से सॉरी भूख लगना में रिस्पॉन्ड करते हैं। बट हिंगवाष्टक को गायनिक पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिंगु जो है वो पुष्प जनन प्रॉपर्टी का है। पुष्प यानी फॉलिकल, बीज। ओके, तो बीज जनन की प्रॉपर्टी का हिंगू है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरक तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, देन पाचन में आम पाचक वटी वगैरह जो इजीली अवेलेबल है, चित्रकादि वटी, शुंठी, तो शुंठी का आप अच्छा यूज कर सकते हैं। शुंठी का आप उसको पानी दे सकते हैं, फिर शुंठी का सिंपल चूर्ण दे सकते हैं पेशेंट को। तो शुंठी सब पेशेंट में चली जाती है। चित्रकादि कभी कभी थोड़ी गर्म हो जाती है। आम पाचक भी न्यूट्रल है, ज्यादा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है। चित्रकादि थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है, बस उसके ब्रिलियंट रिजल्ट है चित्रकादि वटी के। बहुत लोग शुंठी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन अनुलोमन में गंधर्व हरितकी और कैस्टर ऑयल, अगर नहीं है हरितकी नहीं दे सकते तो आप सिंपल दूध में थोड़ा सा एरंड मिला के पेशेंट को पीने दे सकते हैं। नित्य विरेचन के फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने मेंशन भी किया था लास्ट टाइम, आपको शेयर किया था। तो गंधर्व हरितकी जो है ये वृक्ष पातहरा नाम गंधर्व एरंड होने के कारण, हालांकि उसका मूल है, फिर भी गंधर्व हरितकी चूर्ण ये गायनिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन जो हार्मोनल इश्यूज है या फिर जो लोकल रिप्रोडक्टिव इश्यूज है उसमें भी गंधर्व हरितकी काम करता है। ठीक है, तो गंधर्व हरितकी प्रीफर करना चाहिए अनुलोमन के लिए पेशेंट को, एटलीस्ट 3 डेज तो भी थोड़ा बहुत भी कुछ इश्यू रहा तो। ठीक है, और नॉर्मली भी ऐसा नहीं पेशेंट आपको बोलेगी कि नहीं पेट साफ होता है वगैरह, फिर भी क्वेश्चन पूछ के एक तो भी ऐसा कुछ आ ही जाएगा आप में, आपको ऐसा मिल ही जाएगा पेशेंट से कि नहीं होता है उसको, कुछ तो भी जीआईटी इशू है, तो उसको आप दे दीजिए। मैक्सिमम केसेस में देना ही पड़ता है गंधर्व हरितकी। ठीक है, तो वो दे सकते हैं अनुलोमन के लिए। अगर पित्त कंडीशन है हाइपर तो अभी पत्तिकर वगैरह दे सकते हैं। रसायन में अश्वगंधा और शतावरी का चूर्ण जो है, कल्प नहीं बोल रहा हूँ मैं, चूर्ण, इसको आप मिक्स करके आधा चम्मच वगैरह, 1 चम्मच या फिर एक चम्मच करके ऐसे 1.5 चम्मच, सॉरी एक मिला के 1.5 चम्मच ऐसे पेशेंट को पाउडर ऑफ स्पेशली फॉलिकुलर फेज में दे सकते हैं। पढ़ने में और सोचने में अश्वगंधा शतावरी बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अश्वगंधा और शतावरी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटीज जो है, इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटीज जो है, जो समझ नहीं आ रही है, जिसके कोई रीजंस नहीं है, ऐसे इसमें बहुत अच्छे से काम करता है दूध के साथ। इसका क्षीरपाक भी दे सकते हैं, और इसमें विदारी वगैरह भी, जो आपने देखा होगा विदारी कंदा वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो विदारी का भी एक अच्छा रोल है उसमें। बट अश्वगंधा शतावरी फॉलिकुलर फेज में वगैरह अच्छा काम करता है। ठीक है, अनएक्सप्लेन में भी दे सकते हैं। लेखन अगर पेशेंट को देना है तो लेखन में मुस्ताक, उष्टा, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, बच्चा कूट की चित्र, ये ग्रंथोक्ति रेफरेंस है, तो इसका लेखन आप मिक्स करके दे सकते हैं, जैसे बस्ती वगैरह में यूज करना है। ओके, योग बस्ती में हम क्या करते हैं, 5 अनुवासन देते हैं और 3 निरूह देते हैं, राइट। तो योग बस्ती जब हम इनिशियली पेशेंट का शोधन करते हैं, कभी कभी योग बस्ती देके बाकी चीजें शुरू करते हैं। तो योग बस्ती अगर देना है पेशेंट को तो ये सारे स्नेह उसमें यूज कर सकते हैं, सारे ऑयल्स इसमें यूज कर सकते हैं योग बस्ती, कोई भी एक इसमें से। और निरूह के लिए हम दशमूल या फिर रासनादि या फिर सहचरादि, ये इनमें से, या फिर और भी होंगे बट कॉमनली इनमें से आप यूज कर सकते हैं काढ़े निरूह बस्ती के लिए। ठीक है, और अनुवासना भी इन सब से दे सकते हैं। अनुवासन के नाम पे थोड़ी मात्रा कम भी दे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर पूरा अनुवासन ही दे। ओके, और आपको तो पता ही होगा शास्त्रोक्त प्रिंसिपल है कि अनुवासन के 4 टाइम्स निरूह होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल ड्रग्स थोड़े बहुत देने, पेशेंट बहुत ही एंशियस लग रही है, बहुत ही स्ट्रेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको मेंटल लेवल पे भी हैंडल करना पड़ेगा, तो फिर आप यू कैन गो विद जटामासी, देन यू कैन गो विद सारस्वतारिष्ट, देन ब्राह्मी, देन द्राक्षादि कषाय। द्राक्षादि कषाय का तो रेफरेंस ही मिलता है एंजाइटी का, देन अश्वगंधा एंड देन मानस मित्र वगैरह। तो ये ड्रग्स जटामासी बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। तो अगर इसमें से सिंगल कुछ नहीं देना तो द्राक्षादि कषाय आपके इजीली अवेलेबल होता है बाहर, सारस्वत अरिष्ट तो है ही अवेलेबल, इसका डोज बस बाकी अरिष्ट से कम देना पड़ता है, हाफ देना पड़ता है इसमें, क्योंकि गोल्ड वगैरह के साथ भी आता है कुछ सारस्वत अरिष्ट। अश्वगंधा का प्लेन पाउडर भी दे तो चलेगा, क्षीरपाक भी दे तो चलेगा, नहीं तो फिर आपको पता ही है
कुछ ब्रांडेड मेडिसिन भी आती है जो क्लेम करते हैं कि रिलैक्स वगैरह करती है, नींद इंसोम्निया में यूज होती है अश्वगंधा के प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें आप मध्य में, और भी जो मध्य रसायन है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूषी विष जैसे हमने बोला कि जो क्रॉनिक चीजें हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, हार्मोन ज्यादा दिन लेने की हिस्ट्री, स्किन के मेडिसिन ज्यादा दिन लेने की हिस्ट्री, कोई दूसरे ड्रग्स ज्यादा दिन लेने की हिस्ट्री, तो लीन अवस्था में दोष चले गए, तो हम उसको अगर दूषी विष करके कंसिडर करें तो फिर अब डिटॉक्स तो हम बोलते ही है पेशेंट को, दूषी विषारी अगर वगैरह ऐसे मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद जो बाकी जो प्रैक्टिस है, जैसे फास्टिंग एक बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। पेशेंट को अगर हमको क्रॉनिक टॉक्सिसिटी ऐसे लग रही है, ऐसी कोई हिस्ट्री की बहुत मेडिसिन खा के आई है पेशेंट ऑलरेडी, और मतलब मैक्सिमम तो मेडिसिन ही हम दूषी विष कंसिडर करते हैं, तो फास्टिंग एक बहुत अच्छा उसका उपाय है कि आप हफ्ते में एक बार पेशेंट को फास्ट करने बोलिए। देवोपाश्रय में भी ये ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और योगा जैसे प्यूरिफिकेशन हो गया, योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह ये सारी चीजें आप पेशेंट को बोल सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट करके काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के मेडिसिन देने से अच्छा, अलग अलग विटामिन देने से अच्छा पेशेंट अगर ये करती है तो ऑलरेडी उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। और फास्टिंग अपने आप ही लंघन एक तरीके का डाइजेशन का एक तरीका है, तो वो भी हो जाएगा। पीचू यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है पीचू। डायरेक्ट आप जेनाइटल्स में आप ऐसे ड्रग रख रहे हो जो डायरेक्टली एब्सॉर्ब होके डायरेक्टली पहुंच रही हो ओवरीज तक, यूट्रस तक, वहां के ब्लड में एब्सॉर्ब हो रहे हैं, वहां के जो आर्टरीज है उसमें एब्सॉर्ब हो रहे हैं सारे ड्रग्स। तो एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि आप डायरेक्ट डिलीवरी कर रहे हैं ड्रग की। तो पीचू नरिश करेगा, रिजुविनेट करेगा, और यूट्राइन ओवेरियन फ्लो, यूट्रस को और ओवेरी को फ्लो इंप्रूव करेगा। पीचू इन द सेंस उसमें जो मेडिसिन आप भेजेंगे उसके साथ, है। फलघृता का पीचू, देन तिल तेल का प्लेन पीचू भी यूज कर सकते हैं। मैंने लास्ट में जो पेशेंट की जैसे उत्तर बस्ती वगैरह हो गई और पेशेंट को चांस लेने बोल दिया, तो ऐसे पेशेंट को इनिशियली कुछ पहले दिनों में, सेफ दिनों में योनि शोधक करके तिल ऑयल भी मैंने यूज करवाया है, प्लेन तिल ऑयल, ऐसे भी पेशेंट कंसीव हुए। तो और वैसे भी रेफरेंसेस मिलते ही है योनि शोधक है करके तिल तेल, तो अच्छी बात है, ये तिल तेल यूज कर सकते हैं। और बहुत बार प्रैक्टिकली बताओ तो बहुत सारे ऑयल इतने महंगे होते हैं, स्पेशली महानारायण ऑयल। तो मैं जो थोड़े से कम अफोर्डिंग पेशेंट है, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में ऐसे कोई पेशेंट आए तो फिर मैं ऐसे पेशेंट को मिक्स करके देती हूँ, तिल ऑयल और महानारायण ऑयल वगैरह से मिक्स करके देती हूँ, तो ताकि थोड़ा अफोर्डेबिलिटी भी रहे और ज्यादा ज्यादा दिन तक यूज हो सके वो ड्रग्स। ओके, एंड देन दुर्वादी ऑयल जो है, दुर्वादी ऑयल भी यूज हो सकता है पित्त स्पेशली अगर ये है तो। बला ऑयल को पीछू बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, और हमको पता ही है सारे योनि व्यापक वात से ओरिजिन है, तो ये तो लग ही जाता है इसका। देन धनवंतरम, शतपुष्पा, एंड देन महानारायण ऑयल स्पेशली फॉलिकल्स वगैरह डेवलप नहीं है तो, ओवेरियन रिजर्व कम है तो, ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और वात तग्न है, वात को कम करता है। इन चंदन बला लाक्षादि ऑयल अगर पित्त संप्राप्ति दिखती है तो उसके भी ऑयल कुछ दिन यूज कर सकते हैं। एक क्षीर बला के ऑयल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चंदन बला कुछ दिन यूज करके फिर आप वापस से ये सारे पीछे पे आ जाए, लॉन्ग टर्म नहीं यूज करना है। पित्त शामक कोई भी ट्रीटमेंट देनी है तो इतनी लॉन्ग टर्म में देनी है कि पेशेंट का पित्त ही बेसिकली क्षय हो जाए आपकी ट्रीटमेंट से, क्योंकि थोड़ा सा तो जरूरी है ना ओव्यूलेशन और नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन करने के लिए, वो होना जरूरी है, आग्नेय तो होना जरूरी है। अब अगर ओवरी को हम ग्रंथि करके कंसिडर करें, शोथ करके कंसिडर करें पीसीओ में, तो फिर ये सारे ड्रग्स आएंगे, ठीक है। जैसे हमने देखिए कि बाप रे, ओवरी का साइज तो 15 वॉल्यूम सीसी हो गया, 20 सीसी हो गया, बहुत बड़ी साइज है, बल्कि ओवरीज है, तो फिर बहुत बड़ी साइज रही, जैसे 10 वगैरह रहे तो आई रेयरली गिव दिस ड्रग्स, लेकिन बड़ी साइज देखी तो फिर शोध का अप्रोच रख के, ग्रंथि का अप्रोच रख के वी गो फॉर दिस ड्रग्स। जैसे कांचनार हो गया, कांचनार ग्रंथि में तो है लेकिन स्तंभन भी है। बहुत बार कांचनार जो है ये हेवी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग वगैरह को भी कम कर देता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में दिया तो। कांचनार गुग्गुड़ है, प्लेन कांचनार है, कुकुट नखी गुग्गुड़ है, कुकुट नखी गुग्गुड़ ओबेसिटी में भी काम आता है। गोक्षुर की वटी है, गोक्षुर जो है ये बहुत अच्छा काम करता है इन्फ्लेमेशंस में, ऐसे शोथ में, क्योंकि वो है ही शोथर बेसिकली। तो गोक्षुर की वटी या फिर गोक्षुरादि गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल सिस्टाइटिस जो है, जो इन्फेक्शियस कंडीशन है ब्लैडर की, उसका भी शोथ कम करने में हेल्प करता है। तो जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स अगर है,
स्पॉटिंग अगर है प्रीमेंस्ट्रुअल, उसमें भी कोक्सीडादी गुगुल अच्छे से काम करता है। तो शोथ अगर हम कोई भी चीज कंसिडर करते हैं तो एक सर्टन ड्यूरेशन के लिए कोक्सीडादी गुगुल आप ले सकते हैं। देन पुनर्नवा आप यूज कर सकते हैं, दशमूल यूज कर सकते हो, त्रिफला गुगुल भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई ड्रग्स जो भी आपको सही लग रहे हैं पेशेंट के हिसाब से आप पेशेंट को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट में कांचना गुगुल हर एक प्रिस्क्रिप्शन में दे दे, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगर पेशेंट को पीसीओएस है ही नहीं, सॉरी पीसीओ है ही नहीं, अगर उसको ग्रंथि नहीं है, हाइपर एंड्रोजनस सिर्फ, या फिर और दूसरी ओवुलेशन डिसफंक्शन है, तो आपका फेल हो जाएगा वो, देखिए कुछ फायदा नहीं। अननेसेसरी पेशेंट को एक्स्ट्रा मेडिकेशन भी हो जाएगा, और गुगुल के साइड इफेक्ट एसिडिटी गर्मी होगी वो अलग। तो ये चीजें सोच समझ के देनी है कि सही में जो मेडिसिन दे रहे हैं वो सही जाएगी कि नहीं, और हम वो चीज क्यों दे रहे हैं। दे भी रहे तो फिर गैप देके देना है, कंटिन्यू देना है, अनुपान के साथ देना है, खाना खा के, इस तरीके से प्लान करके देना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकली पेशेंट, आपको भी ये अनुभव होगा, पेशेंट दवाई खाते नहीं अगर उनको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपके सामने आके सच भी बोले, पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते और फिर हम और आप हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट कि इसको मिल क्यों नहीं रहा रिजल्ट। तो ये भी जरूरी है कि आपका कॉम्प्लायंस भी अच्छा होना चाहिए पेशेंट का दवाई के साथ। इसलिए मैं बोलती हूँ सॉफ्ट ट्रीटमेंट करो, टेंडर ट्रीटमेंट करो। ओव्यूलेशन में अगर आप बाकी दूसरी ट्रीटमेंट भी देना है और ओव्यूलेशन करवाना है, करवाएंगे किसमें, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, आप सब में ये मेडिसिन नहीं जाएंगे। जिसमें ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन है बस उसी में जाएंगे, ठीक है। तो लता करंज, निर्गुंडी, हिंगू, पुष्पधनवा रस, गोक्षुर बीज शिरपाक फॉलिकुलर फेज में, मेंसेस मेंस्ट्रुअल फेज में पहले 12 दिन में। देन लशुन कल्प और बस्ती या फिर विरेचन, है ना, ये सारे ट्रीटमेंट आप ओव्यूलेशन के दे सकते हैं। जैसे ओव्यूलेशन अगर रप्चर, ओवम अगर रप्चर नहीं हो रहा, फॉलिकुलर रप्चर नहीं हो रहा है, तो कभी कभी 3 दिन के बस्ती में फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो एरंड स्नेह वगैरह बस्ती में, तो नित्य विरेचन से भी फॉलिकल रप्चर हो जाता है, बस्ती से भी फॉलिकल रप्चर होते हुए देखे गए हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे किसी ने मुझे पूछा था लास्ट लेक्चर में कि बस्ती कब देना है, ओव्यूलेशन के लिए कब देना है, तो जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है उसके पहले देना है। मेंस्ट्रुअल रेगुलर करना है तो कब कब देना है, तो मेंस्ट्रुअल जब एक्सपेक्ट करना है उसके पहले ही, एक्सपेक्टेड है उसके पहले ट्रीटमेंट करनी है। तो जब जो चीज एक्सपेक्टेड है उसके पहले आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, है ना। अगर आपको ओव्यूलेशन चाहिए तो ओव्यूलेशन के पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। इसलिए इसका ड्यूरेशन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी मेडिसिन आप कब दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंगू का तो प्लेन हिंगू नहीं देते, हिंगू एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आप दे सकते हैं, ठीक है। निर्गुंडी लोकली भी इसका ऑयल, इसका अभ्यंग बहुत अच्छा काम करता है। लता करंज में कुबेराक्ष करके एक टैबलेट आती है, आपको पता ही होगा, वो आप यूज कर सकते हैं। लता करंज का चूर्ण या फिर इसकी टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं इनिशियली। इसमें एंड्रोजेंस पे भी काम करता है लता करंज। क्रूमिग्न भी है, डाइजेशन भी करवाता है, ठीक है। तो कुछ पेशेंट आपको बोलेंगे लता करंज से बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ पेशेंट बोलेंगे लता करंज बहुत गर्म कर रहा है। इसलिए ये ट्रीटमेंट कभी किसी के लिए फिक्स नहीं होती है, इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ते हैं। गोक्षुर शिरपाक का ग्रंथोक्त रेफरेंस है कि ये फॉलिकुलोजेनेसिस में इसको देना है। इसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद, जैसे खत्म होने के बाद तुरंत, या फिर दूसरे दिन से इसको दे सकते हैं। गोक्षुर भी है ना, गोक्षुर ही। जब भी मैं शिरपाक, काढ़े ऐसे वर्ड्स यूज करूँ, चूर्ण, तो इसके डोजेस जो है वो शास्त्रोक्त ही प्लीज लीजिए, जो ग्रंथों में दिए गए, जो बुक्स में दिए गए वही लीजिए। और जो उसकी प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन वैसी ही करनी है जैसे शास्त्रोक्त में शास्त्रोक्त प्रिपरेशन है, ओके। फिर से मुझे किसी ने पूछ लिया कि ओव्यूलेशन के लिए डोज क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि डोज मैं नहीं बता सकती जब तक मुझे पेशेंट ना पता हो। देयर इज नो फिक्स डोज फॉर पेशेंट। पेशेंट का कभी भी डोज उसकी हिस्ट्री लेके ही डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितने डोज की जरूरत है, ठीक है। ओवरऑल हिस्ट्री लेके कितने दिनों का अमेनोरिया है ये देखने के बाद, ठीक है। मैम जैसे ये मेडिसिन हैं तो ये आफ्टर मेंसेस देना रहेगा ना, अगर प्लान करते हैं तो? नहीं, आफ्टर मेंसेस, हाँ करेक्ट, आफ्टर मेंसेस, यस, फॉलिकुलर फेज, राइट। अब इस हिसाब से जब जैसे पीरियड्स के सेकेंड डे ऑफ मेंसेस से भी कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट मेंसेस के सेकेंड डे से ही शुरू होता है, ठीक है। तो जो चूर्ण का देखिए, नॉर्मल जो वटी का जो, जैसे हम 500 ग्राम की वटी आपकी मिलीग्राम की है, 250 mg की, उस पर डिपेंड करता है ना कितना डोज है। 500 mg की है तो अब 2 डोज में जनरली 2 इसमें देते हैं, हम दिन में 2 बार देते हैं। चूर्ण है तो 3 ग्राम वगैरह देते हैं। हिंगुआष्टक चूर्ण ऑब्वियसली 3 ग्राम तक दे सकते हैं, 1 ग्राम वगैरह देंगे। तो इस तरीके से आप डोज देख सकते हैं, उसको बताने की अलग से जरूरत नहीं है, राइट।
स्थानिक स्नेहन स्वेदन। अब स्थानिक स्नेहन स्वेदन का बहुत रोल है पीसीओएस में, क्योंकि लोकली जो ग्रंथि है वो बड़ी रहती है, जो जो पीसीओ ओवरीज है वो बड़ी रहती है, तो हमें लोकल भी स्नेहन स्वेदन इंपॉर्टेंट है। तो इजीली अवेलेबल ड्रग्स एरंडा, निर्गुंडी, नारायण ऑयल, निर्गुंडी पत्र, एरंडा ऑयल या फिर एरंडा पत्र, निर्गुंडी पत्र, नारायण ऑयल, ठीक है, तिल ऑयल, ये सारी चीजें लोअर एब्डोमेन पे आप लगा सकते हैं। सॉरी, पत्र तो पत्र पोटली में है, सॉरी। एरंड ऑयल, निर्गुंडी ऑयल, नारायण ऑयल, तिल ऑयल, इसको लोअर एब्डोमेन पे मसाज कर सकते हैं। इसमें से कोई एक का मसाज कर सकते हैं। स्नेहन के बाद ही हम स्वेदन करते हैं, इसलिए फिर पत्र पिंड पोटली बना के उससे स्वेदन देना है। इससे नहीं जम रहा तो नाड़ी स्वेदन करिए पेशेंट को, वाताहार ड्रग्स उसमें डाल के पानी में, वाताहार ड्रग्स ये सारे हैं। और फिर एरंडा पत्र, निर्गुंडी पत्र इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जनरली, इसलिए मैं इसको बार बार बोलती हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, बहुत बार तो खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका पत्र पिंड में ऐड कर सकते हैं इसको। और अगर लेप करना है पेशेंट को तो अपामार्गक क्षार का लेप आप प्रीमेंस्ट्रुअली कुछ दिन तक अपामार्गक क्षार का लेप आप पेशेंट को दे सकते हैं लोकली, बहुत ही ज्यादा। अगर या फिर ओवेरियन सिस्ट में भी अच्छा काम करेगा, मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ओवेरियन सिस्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर वातज है तो जैसे वातज आपको संप्राप्ति दिख रही है या फिर वात डोमिनेंट लग रहा है पेशेंट में, तो ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो सेंधव तिल तेल का करिए, ठीक है। और नाड़ी स्वेद करिए, उसके बाद पिंड स्वेद। पिंड स्वेद में आप यूज करेंगे तिल, तंडुल एंड मिल्क, ठीक है। तिल तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जो तंडुल यानी जो चावल होते हैं, राइस, वो भी यूज मिल्क अवेलेबल हो जाता है, मिल्क। इसका पिंड स्वेद कर सकते हैं पेशेंट, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट को वार्म वाटर बाथ ये करके मिड सूप दे सकते हैं, जंगल मास्टर्स है मास्टर्स दे सकते हैं। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। ये तो सारे क्लासिकल चीजें हो गई। तो वातज अगर है पीचू बस्ती में, अगर आपको देखना है क्लासिकल रेफरेंसेस देखे तो रासनादी ऑयल की पीचू और रासनादी ऑयल का बस्ती आप दे सकते हैं। चरक ने उसी ऑयल को, सेम कंटेंट है, उसको गुड़ुच्चादी ऑयल बोला है, ठीक है। देन जो है जैसे मैंने बताया सेम कंटेंट है। और ओरली चरक ने वातज अगर संप्राप्ति है तो काश्मीर आदि घृत खाने बोला है, और वाग्भट ने उसी को शतावरी आदि घृत बोला है। तो ये घृत ओरली दे सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जाके रेफरेंसेस चेक करने पड़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम रेफरेंस भी दिया था, चैप्टर पढ़ने भी बोला था, ठीक है। क्योंकि ये जो भी हमने डिस्कस हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जैसे कि वैसे याद रहना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ आपका असाइनमेंट, आपका होमवर्क, ये सारी चीजें करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। पित्तज अगर है तो शीतल घृत से स्नेहन करिए, और तिक्तक क्षीर बस्ती का यूज आप कर सकते हैं। संप्राप्ति पित्त की बस्ती देना है तो इनिशियली कुछ दिन तिक्तक क्षीर बस्ती देके दे सकते हैं, ठीक है। उसका अश्वगंधा क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं, गुड़ तिक्तक क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं, पंच जो पटोल वगैरह भी है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। पंचतिक्त के ड्रग्स है। देन शारंगधर ने बोला है कि पित्तज अगर संप्राप्ति है तो लघु फलघृत लीजिए। तो जो शारंगधर है आप उसमें जाके लघु फलघृत की भी प्रोसेस देख लीजिए। लघु फलघृत बाहर भी मिलता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फल लघु में, तो उसके भी कंटेंट्स आप देख लीजिए। तो लघु फलघृत ओरली पेशेंट को लेने बोलना है, पित्त अगर आपको प्रोमिनेंटली दिखता है तो। देन बृहत शतावरी घृत भी पित्तज अमीनोरिया में बोलिए, फिर पित्तज पीसीओएस हम लूजली बोले तो उसमें आप दे सकते हैं बृहत शतावरी घृत, ठीक है। कफज में फिर जैसे वैतरन बस्ती हो गई, गौमूत्र युक्त बस्ती हो गई। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ऑलरेडी गौमूत्र की तो आप करिए, नया नया ट्राई मत कीजिए। अगर आपको अच्छे से स्किलफुल है तो ही करिए। वर्ती का यूज अमीनोरिया के लिए करने बोला है, जैसे मैंने बोला उतने प्रैक्टिकल अभी है नहीं, बट एक क्लासिकल रेफरेंस जो आपको बताना जरूरी है। बार्ली का खाना पेशेंट को आप खाने बोल सकते हैं न्यूट्रिशन में, आजकल अवेलेबल है बाहर भी बार्ली, ऑर्गेनिक बार्ली नाम से मिलती है स्टोर्स में, ऑनलाइन भी मिलती है। तो बार्ली का एक टाइम का खाना स्पेशली ठंडियों में पेशेंट खा सकती है, अच्छी लेखन करके काम करते ये बार्ली, ओके। तो एंड देन अभयारिष्ट का रेफरेंस आता है पथ्यारिष्ट नाम से योग रत्नाकर में भी। तो अभयारिष्ट और पथ्यारिष्ट दोनों एक ही है। तो जैसे अनुलोमन, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन में तो है ही। कफज रिलेटेड अगर इश्यू आपको दिखते हैं योनिवापद या फिर पीसीओएस, तो उसमें अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स है तो अभयारिष्ट को प्रेफर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया गंधर्व दीजिए, लेकिन स्पेसिफिकली आपको समझ में आ रहा है कि कफज संप्राप्ति है।
ओबीज है पेशेंट, कफ की चीजें बता रही है, उसको ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो आप यू कैन गो फॉर अभ्यारिष्ट। तो ऐसे समय पे अभ्यारिष्ट भी बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा। ओके ओके, सो एनी क्वेरी? थैंक यू सो मच मैम। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो अपना हैंड रेज करके खुद को अनम्यूट करके क्वेरी पूछ सकता है। हेलो मैम। Yes. मैम जैसे कि जो ओवरी का वॉल्यूम होता है वो सिस्ट की कंडीशन में भी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में जैसे मैं अभी जो मतलब मैं जो पेशेंट को देती हूँ तो उसमें जैसे कांचनार हो गया या फिर ये वृद्धि वाटिका वटिका, मैम थोड़ा मुझे पूछना था कि क्या कैसे काम करता है, क्योंकि कई पेशेंट पे वो काम कर जाता है, कई पेशेंट पे वो काम नहीं करता, तो अभी तक मुझे हालांकि इसका मोड ऑफ एक्शन नहीं पता कि कैसे काम करता है, बस मैंने दिया एक बार। नहीं, सबसे पहले तो जो ये होता है आपका ग्रंथि की वजह से तो ओवेरियन साइज नहीं बढ़ता है, ग्रंथि का ही बढ़ता है सिर्फ, यानी ओवरी पूरी तरीके से बल्की नहीं होती है। पीसीओएस में कैसा ओवरी दोनों तरफ से बल्की होती है, बायलैटरल होता है जनरली कॉमनली, और पूरी ओवरी बल्की लगती है क्योंकि वो पैटर्न ही वैसा होता है। वो जनरली सिस्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ सिंगल सिस्ट के लिए ग्रंथि का चिकित्सा भी देते हैं तो ठीक है, आप उस ग्रंथि पे काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक बीसीओएस में भी ग्रंथि ही होता है, राइट। तो दूसरा आपने जो ड्रग का नाम लिया, क्या नाम लिया उसका आपने? वृद्धि नहीं, वृद्धि वादिका वटी, जैसे जो हनिया वगैरह के लिए यूज करते हैं उसको। नहीं, आई नेवर यूज इट। ओके। कोई कंपनी क्या है ये? टैबलेट है मैम, डावर की एक बार मुझे मिली थी, अभी तो नहीं मिल रही है, मैंने बहुत टाइम से नहीं। एक मिनट में देख के बताती हूँ मैम। हाँ, उसके कंटेंट बताइए, मैं कंटेंट से आपको बताऊँ। ये तो खा लिया कैसे मिल रहा है बोलो। आपकी वृद्धवादी का वटी पतंजलि केश है यार, ले ले भाई थोड़ा सा यार। पतंजलि की है। नहीं मैम, मैम भेषज वैद्यनाथ पे भी आती है। भेषज रत्नावली से इसका वो लिया गया है कंटेंट भर। तो वो तो मेरे ख्याल से मेल इनफर्टिलिटी के लिए इंडिकेटेड। टेस्टिकुलर डेवलपमेंट वगैरह के लिए। ओके ठीक है, क्योंकि मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिजल्ट मैं नहीं, पहले तो मुझे उसकी आई डोंट यूज इट एक्चुअली, और मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत ज्यादा ब्रांडेड मेडिसिन यूज नहीं करती। आई ऑलवेज यूज संहितोक्त ड्रग्स, और जो भी पेशेंट को इजीली अवेलेबल और जो मैक्सिमम बना के दिया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ शतावरी, अश्वगंधा और विदारी, इस पे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले बेसिक से आप ट्राई करके देखिए। वटी से वगैरह आपका हो रहा होगा तो इट्स वेल एंड गुड, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट यूज ब्रांडेड मेडिसिन मच। बट स्टिल अगर आप वो वटी के कंटेंट्स मुझे शेयर करें तो मैं आपको इजीली उसका लाइन ऑफ मोड ऑफ एक्शन बता सकती हूँ, बट मुझे कंटेंट्स पता होना चाहिए उसके। Okay, so this is Rasaushadhi, right? So of course, if it is somebody has shared the content, Parat, Gandhak, Vanga, Tamra, Hartal, Shankha, right? कपर्द शुंठी, ये आपके वटी के कंटेंट्स है मैडम, अभी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा। हाँ यस मैम। तो ये हाँ, तो देखिए ये तो रसौषधि है सारे, ठीक है। और रसौषधि कोई भी डेवलपमेंट के लिए, अब इसको यूट्राइन डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए, ग्रंथि के लिए, इन्फेक्शंस के लिए हर जगह इंडिकेटेड है। इन्फ्लेमेशन के लिए, ग्रोथ्स के लिए, ट्यूमर्स के लिए, अर्बुद के लिए, स्पेशली जब उसमें हड़ताल वगैरह है तो। बट जैसे मैंने बोला कि इसमें, और हाँ, एसोसिएटेड जो भी ड्रग्स रहेंगे त्रिफला पंचकोल, वो तो उसके पाचन के लिए रहेंगे। तो ये जो ड्रग्स है यूज किए तो ठीक है, बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर इनिशियली आपके पास काष्ठौषधि का और बाकी चीजों का अवेलेबिलिटी है और आपके पास ऑप्शन है, तो व्हाई शुड वी गो फॉर रसौषधि डायरेक्टली, राइट? क्योंकि आप ग्रंथि का ऐसा नहीं है, जैसे देखिए 7 डेज का अगर ट्रीटमेंट देना है, जैसे कुछ ऐसे मेडिसिन है रसौषधि जो इन्फेक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो उसको हम कुछ ही दिन देंगे और फिर बंद कर देंगे, लेकिन ग्रंथि का ऐसा नहीं है कि हम 4-5 दिन देंगे और फिर बंद कर देंगे, वो तो हमें लॉन्ग टर्म चालू रखना पड़ेगा, राइट? यस मैम। तो फिर हम लॉन्ग टर्म रसौषधि शुरू नहीं रख सकते। तो मैं मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी रसौषधि है, जो मल्टीपल ऐसे
हाई रिस्क जो मेडिसिन है वो लास्ट के ऑप्शन में रखें तो जरा ठीक रहेगा। तो पर्सनली मैं सिर्फ इन्फेक्शन पर्पस में, वो भी अगर बाकी हर्ब से सॉल्व नहीं हुए तो ही मैं रसौषधि यूज करती हूँ। और रहेगा डेवलपमेंट की बात, तो आई बिलीव कि बस्ती इज अ गुड ऑप्शन फॉर डेवलपमेंट, बल्य बस्तीज। तो क्या हुआ फिर, आपके ग्रंथि का साइज कम हुआ कि नहीं? मैम दो पेशेंट का तो कम हो गया, लेकिन एक पेशेंट है मेरी 27 इयर्स की है, तो उस पेशेंट में बिल्कुल भी मतलब कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। कौन सी ग्रंथि है, लेकिन कौन सी सिस्ट है? जैसे हमने सिस्ट देखे इतने सारे मल्टीपल फंक्शनल सिस्ट है, जैसे हमने सिस्ट के टाइप देखे ना, तो चॉकलेट सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है। एक तो मैम डर्माइट सिस्ट था, और जो अभी जिस पेशेंट पे मैंने देखा कि मतलब उसको रिलीफ नहीं हुआ, वो था ये हेमरेजिक सिस्ट था वो। ओके, जो कम नहीं हुआ वो कौन सा था? जो कम नहीं हुआ वो हेमरेजिक सिस्ट था। और डर्मोइड कम हो गया? डर्माइट, हाँ मैम, मैंने 2 पेशेंट देखा। मेरा एक्चुअली क्या है मैम, इफ इट इज रियली dermoid then really well and good, because maximum time dermoid is surgical, as I told you, germ cell tumors hote hain. If you can share that case tomorrow. बिल्कुल मैम, मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं वही देखना चाह रही थी कि अगर 2-3 पेशेंट भी होते हैं तो मैं फिर पेपर पब्लिश के लिए सोच रही थी, बट वो Very थर्ड nice. पेशेंट पे मुझे मिला नहीं। If it is possible, you can share those sonographies and all in group. या मैम, बिल्कुल श्योर मैम। Yeah. Next question. Yeah, you can unmute yourself. हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर सारेवा आसवा दे सकते हैं हम, रक्तशोधक और प्रसादक की तरह, बट आसवा अरिष्टास तो प्रमेह में नहीं दिए जा सकते हैं, तो फिर? प्रमेह है ऐसा हमने नहीं बोला, पेशेंट को प्रमेह है ऐसा तो नहीं बोला। इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है पेशेंट को, बट डजंट मीन कि उसको प्रमेह है। प्रमेह अगर है तो या सो दैट इज द ट्रीटमेंट जो भी आप प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं प्रमेह में। बट प्रमेह के 20 टाइप्स है, आप पीसीओएस से कौन से टाइप से रिलेट कर रहे हो, इसमें आसावरिष्ट नहीं देंगे। I give to the patient. ओके मैम, एक और चीज थी कि ये प्रतिमर्शा नस्या का टाइम जो हम एचपीओ एक्सेस के केस में आप बता रहे थे, तो वो कब हमें देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइम होते हैं प्रतिमर्शा नस्या के, तो कौन सा प्रेफर करना चाहिए? अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है, चांस नहीं ले रही है, तो आप थ्रू आउट उसको दे सकते हैं साइकिल, थ्रू आउट साइकिल, इफ शी इज नॉट टेकिंग एनी चांस। प्रेगनेंसी अगर नहीं रख रही है तो ये जो ओव्यूलेटरी फेज है, जैसे 12 दिन से 16 दिन तक, पर्सनली आई डोंट गिव नस्य, जो ऋतुकाल का फेज होता है ओव्यूलेशन का, उस समय भी मैं बंद करवा देती हूँ। वो भले ही प्रतिमर्श नस्य, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आई डोंट गिव इट। उतना गैप देके थ्रू आउट आप चला सकते हैं, थ्रू आउट द साइकिल। ओके मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये रजत प्रवर्तनी वटी एमेनोरिया के केसेस में मैंने दिया है, बट इतना इफेक्टिव नहीं होती है, तो मतलब कभी आपने किसी पेशेंट को दिया है क्या आपने कि ये रजत प्रवर्तनी वटी? मैं रजत प्रवर्तनी वटी बहुत कम यूज करती हूँ। रजत प्रवर्तनी वटी लोकल इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करके ब्लीडिंग करवाती है, तो जब मुझे लगता है कि इस पेशेंट को रजत प्रवर्तनी की जरूरत है तो मैं सिर्फ प्री मेंस्ट्रुअली ही देती हूँ, 7-8 दिन। मैं थ्रू आउट मंथ कभी नहीं देती हूँ रजत प्रवर्तनी वटी। अच्छा मैम, उसके वजह से एमेनोरिया में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है क्या? नहीं। टिपिकल अमेनोरिया जो है, जिसमें कोई सिर्फ प्योर कफज ऐसे टाइप की, जो वाटर कफज अमेनोरिया है, उसमें वो काम करेगी। पित्त इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो काम नहीं करेगी। और थ्रू आउट द साइकिल देके भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी रजत प्रवर्तनी मेनली कष्टार्थव में यूज करने बोला है, डिस्मेनोरिया। आप अगर रेफरेंस देखें तो रजत प्रवर्तनी का रेफरेंस डिस्मेनोरिया में मेनली आता है, पेनफुल मेंसेस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम मैंने रजत प्रवर्तनी वटी पे, मेरी मतलब जो थीसिस है रजत प्रवर्तनी वटी पे था,
तो उसमें मैंने देखा था कि जैसे पेनफुल मेंसेस है, इवन स्पॉटिंग की कंडीशन है यदि, या फिर डिलेड मेंसेस हो रहा आफ्टर 35 डेज है, तो उस कंडीशन में मैंने दिया था। तो जो सेकेंडरी फेज होता है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जब सिक्रेट होते हैं, उस कंडीशन उस टाइम पे मैंने दिया था, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला था कि 3 साइकिल्स मैंने दिया था। फिर आफ्टर दैट उसके बाद फॉलोअप लिया, पूरे साल भर लिया था मैंने, तो मतलब उसमें रिकरेंस ही नहीं मिली थी। तो उसका ये था कि पूरा किस चीज मंथ, की रिकरेंस? जैसे ये होता है ना पेनफुल मेंसेस में भी कि अपनी रज प्रवर्तनी वटी दे रहे हैं, लेकिन जब तक देते हैं तब हाँ, तक तो आपने डिस्मेनोरिया में यूज किया, ऐसा बोल रहे हैं? यस डिस्पेनोरिया में था, प्लस मैम उसमें अदर सिम्टम्स जैसे कि ब्लड है या फिर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो। हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो गया था। हाँ मैम, मतलब मेरी जो स्टडी थी ना वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया पे थी, और उसमें भी मैंने जो पॉइंट्स लिए थे उसमें ये था कि ब्लड क्लॉटेड ब्लड आ रहा है, पेनफुल मेंसेस है, इवन जो 35 डेज से ऊपर की साइकिल जा रही है। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें लिया था। तो मैंने देखा कि जो 14 डेज हम जैसे मेडिसिन दे रहे हैं रजत प्रवर्तनी वटी, मैंने खुद ने बनाया था वो मेडिसिन। वेरी गुड। तो 250 डोज दिया था मैडम, उससे ज्यादा मैंने 1 वीडी डोज दिया था 14 डेज कितना का। ही डोज उसका? हाँ, तो थ्री साइकिल्स मैंने वो किया। उसके बाद मैंने साल भर मतलब उनका वो लिया फॉलोअप। वेरी गुड। उसके बाद आज तक वो बच्चे आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं की कि मेरा रिकरेंसी हुई, या फिर मेरा ये पब्लिश भी है पेपर मैडम। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इसका शास्त्रोक्त, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शास्त्रोक्त रेफरेंसेस जो है उसको यूज करिए। रजत प्रवर्तनी कष्टार्तव के लिए बताई गई है। अशोकारिष्ट कष्टार्तव पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, भले ही वो ब्लीडिंग कम करने के लिए भी यूज करते हैं, बट ये जो रेफरेंसेस के हिसाब से वो ज्यादा बेटर वे में काम करती है। तो कष्ट से जो कृच्छ से जो आर्तव निकलता है उसमें रजत प्रवर्तनी ज्यादा अच्छे से प्रवर्तन करवाते हैं, उसमें कासिस वगैरह होने के कारण। राइट, वेरी नाइस। आपका पेपर जो पब्लिश है प्लीज शेयर कर दीजिए डॉक्टर। हाँ या मैम, बिल्कुल। और खुद से बनाई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने रिजल्ट है। बाहर के रजत प्रवर्तनी वटी के ज्यादा रिजल्ट नहीं है। हाँ मैम, खुद से हाँ, बनाई थी बहुत मैंने। लोगों को निराशा लग जाती है रजत प्रवर्तनी वटी यूज करके। ओके, एनी क्वेश्चन? इसलिए मैंने थ्रू आउट द लेक्चर बोला कि अगर आप खुद बना सकते हैं कोई मेडिसिन तो बहुत अच्छी। आप खुद कुछ भी बना ले, सिंपल पाउडर भी बना ले, चूर्ण बना ले, एकदम मिक्सचर भी कर ले, त्रिकटो भी मिक्स कर ले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। खुद बनाए हुए ट्रीटमेंट मेडिसिन का अलग ही रहता है थोड़ा। ओके, सो आई गेस देयर आर नो क्वेश्चन। हेलो। यस, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, आपने जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो साइन बताए उसमें जो स्किन टैग था, तो उसको रिमूव करने का मतलब कुछ ट्रीटमेंट है? हाँ, उसको आप एक तो मॉडर्न तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, फिर क्षारा कर्म करवा सकते हैं। क्षारा कर्म जनरली उसको थोड़ा सा जो नीचे का जड़ होता है वो उतनी अच्छे से ना होने के कारण हम जनरली उसको एडवाइस नहीं करते। जो बहुत ही करने लायक होते हैं उसमें करते हैं। और दूसरा ये मैं उसको सर्जरी में रेफर कर देती हूँ, और फिर पेशेंट को उसकी लिबर्टी देती हूँ कि इसका आपको कॉस्मेटिक कोई सोल्यूशन करना है तो करिए। मैं उसको ओरल मेडिकेशन वगैरह ये सारी चीजें नहीं देते बैठती, क्योंकि स्किन टैग एक बार आ गए तो आ गए, उसको गायब तो नहीं कर सकते। मतलब उसको हम धन्वंतरी का अधिकार करके सर्जिकल या फिर क्षारक कर्म इस हाँ, तरीके की प्रोसीजर करेंगे। बस हम ये कर सकते हैं एंड्रोजन कम करके कि उसको फिर से रिकर ना हो स्किन टैग, यानी अंदर से ही वो पैदा ना हो, राइट। लेकिन जो आ गए उसको तो हमको रिमूव भी करना पड़ेगा, वो तो पूरी तरह से गायब नहीं हो सकता। मैम, उसमें कॉस्मेटिक ये क्वार्टरी करते थे, उससे फिर वापस नहीं होते ना? हो सकते हैं अगर आपने एंड्रोजन्स कम नहीं किए, सॉरी आपने अगर इंसुलिन कंट्रोल नहीं किया तो। मेडिसिन से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ना अंदर का मेटाबॉलिज्म। अच्छा, हाँ। कोई भी ग्रंथि, कोई भी ग्रोथ बॉडी की एक बार हो गई तो रिकरेंस के चांसेस हर चीज के रहते ही है। सिस्ट हो गई, रिकरेंस के रहते ही। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। और वो हमारा अधिकार नहीं है। सर्जरी का हो गया, वो सर्जन शल्य को भेजिए या फिर आप कॉस्मेटिक को भेजिए, स्किन वालों को भेजिए, जो भी करवाना है पेशेंट को करें। ठीक है। आप जनरल सब करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर बाकी आई ओनली डील विद गायनिक पेशेंट्स, हो मैं इन सब चीजों में नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ होता है तो।
आई गेस सब लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी का शुक्रिया। कल को फिर से इसी टाइम हमारी लास्ट क्लास होगी। आप सबके जितने भी डाउट्स थे क्लिनिकल केसेस से रिलेटेड, आप सब कल पूछ सकते हैं। तो Okay. कल 7 बजे दोबारा से हम लोग मिलते हैं, सेम टाइमिंग। थैंक यू सो मच मैम। और जो लोगों ने ग्रुप में इसके पहले कोई केसेस डाले होंगे, आई गो थ्रू दोस केसेस और फिर मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर डिस्कस करने की कल, फॉर श्योर। ओके, सो बी सबको बताइए कि बी प्रेजेंट टुमारो। जी, ओके ओके मैम। थैंक यू। तो कल हम लोग दोबारा, ये कल लास्ट क्लास होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्रेजेंट रहें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। सब सारे प्यारे लोग जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, सबको थैंक्स।